प्रश्न 91। नाटक के तत्वों की दृष्टि से भारत दुर्दशा की समीक्षा कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 नाटक के शास्त्रीय और आधुनिक तत्वों की कसौटी पर एक क्रांतिकारी रचना है। भारतेंदु जी ने इसमें भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों और पाश्चात्य यथार्थवादी शिल्प का एक अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया है। 1। कथावस्तु प्लॉट। इस नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक या पूर्णतः काल्पनिक न होकर तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। संरचना नाटक 6 अंकों में विभाजित है, जिसकी गति अत्यंत तीव्र और सुगठित है। इसमें क्रमिक रूप से भारत के गौरवशाली अतीत, उसके वर्तमान पतन, औपनिवेशिक क्रूरता और अंतः सर्वनाश को दिखाया गया है। विशेषता पारंपरिक नाटकों की तरह इसमें कोई उलझा हुआ उपकथानक नहीं है, बल्कि पूरी कथा भारत की दुर्दशा के एक ही केंद्रीय उद्देश्य की ओर पूरी गति से बढ़ती है। ####2 पात्र एवं चरित्र चित्रण कैरेक्टराइजेशन। भारत दुर्दशा की सबसे बड़ी मौलिकता इसकी विशिष्ट पात्र योजना में है। भारतेंदु ने पारंपरिक हारमास के चरित्रों के स्थान पर अमूर्त और भाववाचक प्रवृत्तियों का मानवीकरण किया है। एलेगोरिकल स्ट्रक्चर। भारत और भारत भाग्य ये देश की सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं। भारत दुर्देव यह खलनायक के रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंती शक्तियों के क्रूर गठजोड़ का प्रतीक है। आलस्य, मदिरा, अंधकार और सत्यानाश फौज ये समाज के भीतर व्याप्त उन आंतरिक विसंगतियों को साकार करते हैं जिन्होंने देश को पतन की ओर धकेला। अमूर्त प्रवृत्तियों को पात्रों के रूप में साकार करना भारतेंदु के अद्भुत और आधुनिक युगीन शिल्पबोध को प्रमाणित करता है। आधुनिक साहित्य डॉ. नगेंद्र। ####3 कथनोपकथन या संवाद डायलॉग। नाटक के संवाद संक्षिप्त, पैने, प्रभावोत्पादक और पात्रों के स्वभाव के अनुकूल हैं। विविधता जहाँ एक ओर भारत दुर्देव की भाषा में डराने और धमकाने का क्रूर स्वर है, वहीं भारत भाग्य के संवादों में गहरी करुणा और लाचारी है। व्यंग्य 5वें अंक के किताबखाना लाइब्रेरी दृश्य के संवाद समकालीन बुद्धिजीवियों, कवि, संपादक, बंगाली बाबू की अकर्मण्यता और यहीनता पर तीखा और मारक कटाक्ष करते हैं। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग डॉ. रामविलास शर्मा। ####4 देशकाल और वातावरण सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर। भारतेंदु ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पराधीन भारत के वातावरण का अत्यंत प्रामाणिक और सजीव चित्रण किया है। वह यथार्थ ब्रिटिश राज द्वारा किए जा रहे आर्थिक दोहन और दमनकारी नीतियों, जैसे राजद्रोह कानून, का सघन वातावरण निर्मित किया गया है। आंतरिक यथार्थ समाज में फैले अंधविश्वास, बाल विवाह, छुआछूत और संतोषी वृत्ति के कारण उपजे सामाजिक जड़त्व को पूरी नग्नता के साथ रंगमंच पर उभरा है। 5. भाषा शैली लैंग्वेज एंड स्टाइल। इस नाटक की भाषा आधुनिक खड़ी बोली गद्य के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भाषाई उदारता संवादों में व्यावहारिक खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, फारसी और डिसलॉयल्टी, कमेटी, पुलिस जैसे अंग्रेजी शब्दों का सहज प्रयोग किया गया है। संगीतात्मकता नाट्य रासक। यह नाटक मूलतः नाट्य रासक विधा में है, इसलिए इसमें लावनी, कजरी और चैती जैसी लोकधुनों और गीतों की प्रधानता है, जो कथा को काव्यात्मक तलता प्रदान करती है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6. उद्देश्य पर्पस। नाटक का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समाज को उसकी अकर्मण्यता और भाग्यवादिता की नींद से झकझोर कर जगाना तथा उसमें राष्ट्रीय चेतना का संचार करना है। ब्रिटिश शासन के छद्म रूप को उघाड़ते हुए वे कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7. रंगमंचीयता और अभिनेता स्टेजेबिलिटी। भारत दुर्दशा रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल और व्यावहारिक नाटक है। इसके दृश्य छोटे हैं, पात्रों की संख्या सीमित है और अमूर्त पात्रों की वेशभूषा व अभिनय के संकेत स्वयं भारतेंदु ने मूल पाठ में दर्ज किए हैं। गीतों की प्रधानता के कारण यह दर्शकों को आदि से अंत तक बांधे रखता है। ####8 अंत दुखांत त्रासदी।
भारतीय नाट्यशास्त्र की अनिवार्य सुखांत परंपरा को तोड़ते हुए भारतेंदु ने इस नाटक का अंत भारत भाग्य की आत्महत्या के साथ एक गहरे दुखद मोड़ ट्रेजेडी पर किया है। यह अंत पाठकों में हताशा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि एक गहरा विरेचन कैथारसिस पैदा करता है, जो जनता को भाग्य के भरोसे न रहकर स्वयं देश की रक्षा के लिए आगे आने की चुनौती देता है। निष्कर्ष: आथ नाटक के शास्त्रीय और आधुनिक तत्वों के रचनात्मक रूपांतरण, बेजोड़ प्रतीकात्मक चरित्र विधान और प्रखर नवजागरण चेतना के कारण भारत दुर्दशा हिंदी नाट्य परंपरा की एक सर्वकालिक युगांतरकारी और कालजयी कृति सिद्ध होती है। प्रश्न 92। भारत दुर्दशा की अभिनीयता तथा रंगमंचीयता पर विचार कीजिए। उत्तर: भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 केवल एक वैचारिक या साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि यह रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया एक अत्यंत व्यावहारिक, जीवंत और सफल अभिनय नाटक है। भारतेंदु ने तत्कालीन पारसी थिएटर की व्यावसायिकता और संस्कृत नाटक की जटिलता के बीच एक ऐसा सुगम रंगमंचीय मार्ग निकाला जो इस नाटक को अत्यधिक लोकप्रिय बनाता है। 1. सीमित और सुगठित दृश्य विधान। रंगमंचीयता की दृष्टि से इस नाटक की संरचना बहुत व्यावहारिक है। नाटक 6 संक्षिप्त अंकों में विभाजित है और इसके दृश्य बहुत बड़े या जटिल नहीं हैं। दृश्य परिवर्तन की सुगमता दृश्यों की बनावट ऐसी है जिन्हें कम से कम रंग सामग्री, प्रॉप्स और साधारण पर्दों के माध्यम से मंच पर आसानी से बदला जा सकता है। स्थानों का चयन श्मशान, वीरान स्थान, कमरा और किताबखाना, लाइब्रेरी जैसे दृश्य सामान्य मंच पर भी प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग के कुशल प्रयोग से बहुत प्रभावी ढंग से सजीव किए जा सकते हैं। ####2 अमूर्त पात्रों का अनूठा वेशविन्यास, कॉस्ट्यूम डिजाइन। भारत दुर्दशा की सबसे बड़ी रंगमंचीय चुनौती इसके अमूर्त और भाववाचक पात्र, जैसे आलस्य, मदिरा, अंधकार, भारत दुर्देव थे। भारतेंदु ने इस चुनौती का समाधान नाटक के मूल पाठ में ही प्रत्येक पात्र के प्रवेश के समय उनकी वेशभूषा और रूप सज्जा के स्पष्ट निर्देश देकर कर दिया है। उदाहरण: भारत दुर्देव के प्रवेश के समय निर्देश है कि उसका आधा वेश क्रिस्तानी, अंग्रेजी और आधा मुसलमानी होगा, हाथ में नंगी तलवार होगी। इसी तरह अंधकार के लिए काले कपड़े पहनकर आने का निर्देश है। ये रंग संकेत स्टेज डायरेक्शंस निर्देशक और अभिनेताओं के लिए मंचन को अत्यंत सरल बना देते हैं। ####3 संगीत तत्व और लास्य शैली की प्रधानता। नाट्य रासक। यह नाटक विधागत रूप में नाट्य रासक है, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य लास्य की प्रधानता होती है। रंगमंच पर संगीत दर्शकों को बांधने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। लोकधुनों का आकर्षण नाटक में लावनी, कजरी और चैती जैसी लोकधुनों पर आधारित गीतों का प्रयोग किया गया है। जब कोई पात्र, जैसे पहले अंक में जोगी, मंच पर गाते हुए प्रवेश करता है, तो दर्शक सीधे कथानक से जुड़ जाते हैं। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ####4 संवादों की संक्षिप्तता और चपलता। अभिनीयता एक्टिंग कैपेबिलिटी की सफलता पात्रों के संवादों पर निर्भर करती है। भारत दुर्दशा के संवाद लंबे और उबाऊ भाषणों जैसे नहीं हैं, बल्कि वे संक्षिप्त, तीखे और नाटकीय हैं। गतिशीलता संवादों में गति होने के कारण अभिनेताओं के लिए मंच पर आंगिक चेष्टाएं, बॉडी लैंग्वेज और भाव प्रदर्शन करना बहुत सहज हो जाता है। 5वें अंक के किताबखाना दृश्य में 7 बुद्धिवियों के बीच होने वाली बातचीत इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, जहां व्यंग्य और वक्रोक्ति के कारण मंच एक गजब की गतिशीलता बनी रहती है। ####5 तीव्र अंत और सामूहिक वेचन कैथारसिस। 6ठे अंक में भारत भाग्य का करुण विलाप और अंतः छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेना मंच पर एक अत्यंत तीव्र क्लाइमेक्स, चरम बिंदु निर्मित करता है। यह दुखद अंत, ट्रेजेडी, दर्शकों के भीतर करुणा और क्षोभ का ऐसा ज्वार पैदा करता है कि वे स्तब्ध रह जाते हैं। रंगमंच की कसौटी पर दर्शकों को वैचारिक रूप से झकझोर देने की यह क्षमता इस नाटक की सबसे बड़ी सफलता है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्षतः भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक कुशल अभिनेता और निर्देशक थे, इसलिए उन्होंने
भारत दुर्दशा में कलात्मकता और रंगमंचीय सीमाओं का पूरा ध्यान रखा है। अपनी चुस्त संवाद योजना, स्पष्ट रंग निर्देशों, संगीतात्मकता और तीव्र दृश्यात्मक प्रभाव के कारण यह नाटक हिंदी रंगमंच के इतिहास में अभिनीयता और रंगमंचीयता का एक सर्वकालिक व्यावहारिक व बेजोड़ प्रतिमान सिद्ध होता है। प्रश्न 93। स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना पर विचार कीजिए। क्या यह नाटक स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ से जुड़ता है? उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित एक ऐसा कालजयी नाटक है जिसकी मूल आत्मा प्रखर राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति से ओतप्रोत है। गुप्तकालीन इतिहास के माध्यम से प्रसाद जी ने तत्कालीन ब्रिटिश भारत के स्वाधीनता संग्राम के राजनैतिक व सामाजिक संदर्भों को अत्यंत सजीवता से रूपायित किया है। 1। स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना के आयाम। नाटक में राष्ट्रीय चेतना केवल एक नारे के रूप में नहीं है, बल्कि इसके विविध रचनात्मक आयाम हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अतीत का गौरव। प्रसाद जी का राष्ट्रवाद भारत की सनातन सांस्कृतिक पहचान और गौरव का है। नाटक के पात्र अपने देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद। बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध अखंड भारत का संकल्प। गुप्त साम्राज्य पर हूणों और शकों के आक्रमण के समय स्कंदगुप्त व्यक्तिगत सुखों का परित्याग कर अखंड आर्यावर्त की रक्षा को सर्वोपरि मानता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए वह गांधार से लेकर मगध तक को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रहित में उत्सर्ग। नाटक के आदर्श पात्र स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, चक्रपालित, देवसेना राष्ट्र की वेदी पर अपने प्राणों, संपत्ति और प्रेम का बलिदान कर देते हैं। बंधुवर्मा का यह कथन राष्ट्रीय भावना की पराकाष्ठा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद। आंतरिक कलह और गद्दारों के प्रति सजगता। नाटककार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र को केवल बाहरी दुश्मनों से ही खतरा नहीं होता, बल्कि भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि जैसे आंतरिक गद्दारों और आपसी फूट से राष्ट्र सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ####2 स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ से जुड़ाव, युगीन प्रासंगिकता। स्कंदगुप्त का रचनाकाल 1928 है, जब भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। प्रसाद जी ने गुप्त साम्राज्य के बहाने सीधे अपने दौर के स्वाधीनता संग्राम के संदर्भों को जोड़ा है। हूण और शक बनाम ब्रिटिश हुकूमत। नाटक में वर्णित अत्याचारी, शोषक और विदेशी आक्रमणकारी हूण और शक वास्तव में तत्कालीन भारत पर शासन कर रहे अंग्रेजों के प्रतीकात्मक रूप हैं। हूणों के दमन का अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से है। राष्ट्रीय एकता का आह्वान, असहयोग और एकजुटता। 1920 के दशक में भारत विभिन्न रियासतों, जातियों और सांप्रदायिक मोर्चों पर बंटा हुआ था। नाटक में मालव, मगध और कौशाम्बी के राजाओं को एक मंच पर लाकर प्रसाद जी ने तत्कालीन भारतीय जनता और नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का सीधा संदेश दिया है। सत्याग्रह, त्याग और गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव। नाटक के अंत में स्कंदगुप्त द्वारा सब कुछ जीत लेने के बाद भी सत्ता का मोह न रखना और देवसेना द्वारा सेवाव्रत अपनाना, गांधीवादी दर्शन, त्याग, अनासक्ति और निष्काम कर्म के प्रभाव को दर्शाता है। देवसेना का प्रसिद्ध गीत स्वाधीनता सेनानियों की आंतरिक तड़प का राष्ट्रगान बन जाता है। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद। क्रांतिकारी चेतना का संचार। चक्रपालित और भीमवर्मा जैसे पात्रों के माध्यम से नाटक युवाओं में देश के लिए मर मिटने की उस क्रांतिकारी चेतना को जगाता है जो उस दौर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के माध्यम से देश में फैल रही थी। देश की दुर्दशा पर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए रक्त की आहुति देनी होगी। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः स्कंदगुप्त केवल इतिहास की सूखी पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि इतिहास के रचनात्मक आवरण में लिपटी हुई अपने समय की एक प्रखर राजनैतिक सांस्कृतिक हुंकार है। अतीत के गौरवशाली पन्नों के माध्यम से प्रसाद जी ने पराधीन भारतीयों के भीतर सोई हुई राष्ट्रीय अस्मिता को झकझोर कर उन्हें स्वाधीनता संग्राम के कठिन मार्ग पर सर्वस्व बलिदान करने की कालजयी प्रेरणा दी है। प्रश्न 94। स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भूमिका।
जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 केवल ऐतिहासिक या राजनीतिक द्वंद्व का नाटक नहीं है, बल्कि यह गंभीर दार्शनिक विमर्शों से ओतप्रोत एक वैचारिक कृति है। नाटक में मुख्य रूप से भारतीय बौद्ध दर्शन के क्षणभंगुरवाद, उपनिषदों के अद्वैत वेदांत और गीता के निष्काम कर्मयोग का एक अत्यंत अनूठा व समन्वित रूप दिखाई देता है। 1. बौद्ध दर्शन का प्रभाव, क्षणभंगुरवाद और दुःखांत चेतना। उपन्यास और नाटक के कई मोड़ों पर बौद्ध दर्शन की गहरी छाप है। प्रसाद जी ने संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता और सर्वन दुःखम की भावना को प्रमुखता से उभारा है। संसार की असारता नाटक के लगभग सभी प्रमुख पात्र जीवन के किसी न किसी मोड़ पर संसार को नश्वर और दुःखों का घर मानते हैं। देवसेना का प्रसिद्ध गीत इसी दार्शनिक उदासी और मोहभंग को व्यक्त करता है। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। प्रपंच बुद्धि का चरित्र। यद्यपि प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक के रूप में नकारात्मक चरित्र है, परंतु उसके माध्यम से तात्कालिक समाज में फैले बौद्ध मत के तांत्रिक रूप और दर्शन की विकृतियों को भी रेखांकित किया गया है। 2. उपनिषद और वेदांत दर्शन, अद्वैत और आत्म साक्षात्कार। बौद्ध दर्शन की निराशा और शून्यवाद पर अंतः वेदांत दर्शन का आनंदवाद और अद्वैत भाव विजय प्राप्त करता है। ममता और करुणा का दार्शनिक आधार नाटक में धातुसेन और मातृगुप्त के माध्यम से प्रसाद जी ने यह स्पष्ट किया है कि संसार भले ही क्षणभंगुर हो, परंतु उसके भीतर बहने वाली मानवीय करुणा और आत्मिक एकता शाश्वत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दार्शनिक रूप देश को केवल जमीन का टुकड़ा न मानकर एक जीती जागती सांस्कृतिक इकाई मानना उपनिषदों की वसुधैव कुटुंबकम और सच्चिदानंद की भावना से प्रेरित है। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। ####3 गीता का निष्काम कर्मयोग। स्कंदगुप्त का केंद्रीय दर्शन अकर्मण्यता या वैराग्य का नहीं है, बल्कि वह संकट के समय कर्तव्य पथ पर डटे रहने का संदेश देता है, जो सीधे तौर पर श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्मयोग से जुड़ता है। अधिकार और कर्तव्य का द्वंद्व नाटक के प्रारंभ में ही स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्वगत कथन अधिकार सुख की मादकता और उसके खोखलेपन को उजागर करता है, जो कर्म की ओर प्रवृत्त होने की पहली सीढ़ी है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। अनासक्त भाव से राष्ट्र सेवा। स्कंदगुप्त अंत तक युद्ध लड़ता है, साम्राज्य को आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से मुक्त कराता है, परंतु अंत में सब कुछ पुरगुप्त को सौंपकर स्वयं एक निष्काम कर्मयोगी की तरह अलग हो जाता है। का यह त्याग गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जीवंत उदाहरण है। ####4 प्रसाद का स्वयं का आनंदवाद, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रसाद जी के चिंतन का मूल आधार कश्मीरी शैव दर्शन का प्रत्यभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद है। इस दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य दुःखों से भागना नहीं, बल्कि दुःखों और संघर्षों के बीच भी जीवन के समरस रूप को खोजना और उसमें आनंद की अनुभूति करना है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय। स्कंदगुप्त का चरित्र इच्छा, राष्ट्र रक्षा का संकल्प, ज्ञान, नीतिपरकता और क्रिया, रणक्षेत्र में पराक्रम के दार्शनिक संतुलन से निर्मित है। विषाद से समरसता की ओर नाटक का अंत केवल रोने धोने में नहीं होता। देवसेना और स्कंदगुप्त व्यक्तिगत मोक्ष या सुख के बजाय समष्टि, समाज और राष्ट्र के कल्याण में अपने व्यक्तिगत दुःखों को विलीन कर देते हैं, जिससे एक उच्चतर दार्शनिक समरसता का जन्म होता है। प्रसाद के नाटकों का दर्शन मनुष्य को अकर्मण्य नहीं बनाता, बल्कि उसे दुःखों को पार कर समरस आनंद प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी है। यह नाटक जीवन की क्षणभंगुरता और दुःखों, बौद्ध दर्शन से यात्रा प्रारंभ करके कर्मठता, गीता के मार्ग से गुजरता हुआ अंतः आत्मत्याग और राष्ट्रीय समरसता के आनंदवाद,
वेदांत व शैव दर्शन पर जाकर विश्राम लेता है। यही समन्वित जीवन दृष्टि इस नाटक को एक कालजयी दार्शनिक ऊंचाई प्रदान करती है। प्रश्न 95। स्कंदगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि की विवेचना कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद मूलतः ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नाटककार हैं। स्कंदगुप्त 1928 में उनकी सांस्कृतिक दृष्टि केवल अतीत के मृत अवशेषों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह भारत की शाश्वत चिति, मूल आत्मा, गौरवशाली परंपरा और मानवीय मूल्यों का एक अत्यंत प्रगतिशील, जीवंत और आधुनिक कोलाज है। 1। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत की संकल्पना। प्रसाद जी की सांस्कृतिक दृष्टि भौगोलिक सीमा से ऊपर उठकर सांस्कृतिक एकता पर बल देती है। वे भारत को केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई मानते हैं, जो संपूर्ण विश्व को शरण और ज्ञान देने वाली स्थली रही है। नाटक का सुप्रसिद्ध गीत इसका अप्रतिम उदाहरण है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। ###2 इतिहास के माध्यम से वर्तमान का पुनर्जागरण। प्रसाद जी की दृष्टि में अतीत का महत्व इसलिए है क्योंकि वह वर्तमान के संकट का समाधान खोजने की शक्ति देता है। गुप्त साम्राज्य के हून आक्रमण के संकट के बहाने उन्होंने 1928 के पराधीन भारत के सामने राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और वीरता का आदर्श प्रस्तुत किया। इतिहास का उपयोग वे वर्तमान समाज की अकर्मण्यता को तोड़ने के लिए करते हैं। 3। समन्वयवादी और उदार धार्मिक दृष्टि। प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि किसी भी प्रकार के संकीर्ण या कट्टर धार्मिक उन्माद का निषेध करती है। स्कंदगुप्त में गुप्त काल के भीतर व्याप्त बौद्ध, जैन, शैव और शाक्त मतों के टकराव को दिखाकर वे यह संदेश देते हैं कि जब जब देश आंतरिक धार्मिक वैमनस्य में उलझता है, तब तब बाहरी शक्तियां हावी होती है। धातुसेन और प्रपंच बुद्धि के माध्यम से वे धर्म के उदार और विकृत दोनों रूपों की समीक्षा करते हैं। ###4 मानवीय मूल्य, करुणा और भोग पर त्याग की विजय। प्रसाद जी के सांस्कृतिक चिंतन का मूल केंद्र भारतीय मनीषा का त्याग और सेवा का आदर्श है। नाटक के सभी श्रेष्ठ पात्र स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, चक्रपालित और देवसेना अधिकार सुख को तुच्छ समझकर राष्ट्र और समष्टि की वेदी पर अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं का बलिदान कर देते हैं। स्कंदगुप्त का यह दार्शनिक इसी को पुष्ट करता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। 5. कश्मीरी शैव दर्शन का आनंदवाद, समरसता। प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि बौद्ध दर्शन के पलायनवादी शून्यवाद या संन्यास को अंतिम सत्य नहीं मानती, बल्कि वह कश्मीरी शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा और आनंदवाद से संचालित है। इसके अनुसार जीवन के दुखों, संघर्षों और विषमताओं के बीच भी कर्म करते हुए समरसता और आनंद की खोज करना ही सच्ची भारतीय संस्कृति है। देवसेना का विदाई गीत इसी दार्शनिक ऊंचाई को छूता है। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। 6. स्त्री विमर्श और नारी गरिमा की पुनर्स्थापना। प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि में नारी केवल पुरुष के भोग की वस्तु या दासी नहीं है, बल्कि वह शक्ति, करुणा, त्याग और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा है। देवसेना, विजया, बदलाव के बाद और जयमाला जैसी पात्रों के माध्यम से वे प्राचीन भारतीय समाज की उस सशक्त नारीछवि को सामने लाते हैं जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संकटकाल में राष्ट्र के लिए खड़ी होती है। निष्कर्ष। अंततः स्कंदगुप्त में व्यक्त जयशंकर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि समन्वयवादी, मानवतावादी, प्रखर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत और समरस आनंदवाद पर आधारित है। वे अतीत के गौरव को आधुनिक कर्मठता से जोड़कर एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हो और आधुनिक वैश्विक चेतना के समक्ष भी सक्षमता से खड़ा हो सके। प्रश्न 96। प्रसाद के नाटकों में एक सीधी सपाट भावभूमि उपलब्ध नहीं होती। इस कथन के संदर्भ में स्कंदगुप्त
की रस योजना पर विचार कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भावभूमि कभी भी एक रेखीय या सीधी सपाट नहीं होती। वह अत्यंत जटिल, बहुआयामी और अंतर्विरोधों से निर्मित होती है। स्कंदगुप्त 1928 की रस योजना इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, जहाँ शास्त्रीय रस सिद्धांत के पारंपरिक सुखांत और एकांगी रूप को तोड़कर विविध रसों का एक जटिल और संश्लिष्ट, कॉम्प्लेक्स ताना बाना बुना गया है। 1. जटिल भावभूमि और रसों का अंतद्वंद्व। प्रसाद जी के नाटकों में कोई भी रस अपने शुद्ध या एकांगी रूप में लंबे समय तक नहीं टिकता, बल्कि वह विरोधी भावों के टकराव से गहरा होता जाता है। स्कंदगुप्त में वीर, श्रृंगार और शांत रस का एक ऐसा ही जटिल अंतद्वंद्व दिखाई देता है। वीर रस बनाम करुण व शांत रस नाटक का मुख्य रस, अंगी रस, वीर रस है। स्कंदगुप्त का पूरा जीवन राष्ट्र रक्षा के युद्धों, हूणों और शकों के विरुद्ध से भरा है, परंतु यह वीर रस केवल उत्साह का सीधा सपाट प्रदर्शन नहीं है। इसके भीतर पराजय का भय, अपनों का छलावे भरा व्यवहार और युद्ध की विभीषिका से उपजी गहरी करुणा और उदासी भी छिपी है। श्रृंगार रस की जटिलता। नाटक में श्रृंगार रस, संयोग और विप्रलभ भी अत्यंत उलझा हुआ है। स्कंदगुप्त, देवसेना और विजया का त्रिकोण कोई सामान्य रूमानी कथा नहीं है। विजया का आकर्षण अधिकार और वैभव से है, जबकि देवसेना का प्रेम निश्चल और दार्शनिक है। आत्थ यहाँ श्रृंगार रस लगातार विषाद, अंतर्दाह और आत्मत्याग की करुणा से टकराता रहता है। 2. करुण रस और क्रिएटिव पेसिमिज्म, रचनात्मक निराशावाद। स्कंदगुप्त की भावभूमि को जो तत्व सबसे ज्यादा अस्पाट, जटिल बनाता है, वह है इसमें आदि से अंत तक बहने वाली करुणा और दुहक की अंतर्धारा। देवसेना का चरित्र इस करुण चेतना का शिखर है। उसका प्रसिद्ध गीत जीवन के सारे संचित सुखों की विदाई का करुण राग है। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। यह करुणा पाठकों को हताश नहीं करती, बल्कि एक उच्चतर दार्शनिक धरातल पर ले जाकर चेतना का उदात्तीकरण करती है। 3. अद्भुत, बीभत्स और रौद्र रसों का सहायक विन्यास। मुख्य रसों को सघनता प्रदान करने के लिए प्रसाद जी ने सहवर्ती रसों का बहुत सटीक प्रयोग किया है। बीभत्स और रौद्र रस श्मशान के दृश्यों में, प्रपंच बुद्धि के कापालिक कृत्यों में और हूणों की क्रूरता के चित्रण में बीभत्स और रौद्र रस का सृजन होता है, जो गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक पतन और नैतिक सड़न को रंगमंच पर साकार करता है। अद्भुत रस महाप्रतीक्षारंभ, गुप्त सुरंगों और अचानक युद्ध के पासे पलट जाने की घटनाओं में अद्भुत रस का संचार होता है, जो नाटक की गतिशीलता को बनाए रखता है। ####4 चरम परिणति, शांत रस और आनंदवाद। नाटक की रस योजना का सबसे जटिल मोड़ उसका अंत है। सब कुछ जीत लेने और साम्राज्य को सुरक्षित कर लेने के बाद भी नाटक का अंत वीर रस के विजय घोष में नहीं होता। स्कंदगुप्त सब कुछ पुरगुप्त को सौंप देता है और देवसेना आजीवन कुंवारी रहकर सेवा का व्रत ले लेती है। विषाद से शांति की ओर यह अंत पारंपरिक आह्लादकारी वीर रस का नहीं, बल्कि वैराग्य और निष्काम कर्म से उपजे शांत रस का है। यहाँ अधिकार सुख की निसारता का बोध रस निष्पत्ति को एक नई ऊंचाई देता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। समरसता की स्थापना। प्रसाद का कश्मीरी शैव दर्शन का आनंदवाद यहाँ रस सिद्धांत को पूर्णता देता है, जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुखों को समष्टि, राष्ट्र और समाज के कल्याण में विलीन कर परम आनंद, शांत रस की प्राप्ति करता है। प्रसाद के नाटकों की रस योजना पाठक को केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि उसे एक जटिल जीवन अनुभूति और दार्शनिक समरसता की ओर ले जाती है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः यह कहना पूर्णतः सत्य है कि स्कंदगुप्त की भावभूमि सीधी सपाट नहीं है। इसके रसविधान में जयशंकर प्रसाद ने सुख और दुख, जय और पराजय,
राग और विराग का ऐसा द्वंद्वात्मक और संश्लिष्ट तानाबाना बुना है जो पारंपरिक रस सिद्धांत की सीमाओं को लांघकर आधुनिक मनुष्य की आंतरिक और बाह्य जद्दोजहद को अत्यंत प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 97। स्कंदगुप्त में रस से जुड़े विवादों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि आपकी राय में इसका अंगी रस कौन सा है। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 की रसयोजना हिंदी नाट्य समीक्षा में गंभीर विमर्श और विवाद का विषय रही है। शास्त्रीय नाट्य शास्त्रीय प्रतिमानों और आधुनिक भावबोध के टकराव के कारण इस नाटक के अंगी रस मुख्य रस को लेकर विद्वानों में मतभेद है। 1। स्कंदगुप्त में रस से जुड़े मुख्य विवाद। परंपरागत रूप से किसी भी नाटक में एक प्रधान रस अंगी रस होता है और अन्य रस उसके सहायक अंग रस होते हैं। स्कंदगुप्त में यह चयन विद्वानों के लिए विवादास्पद रहा है। वीर रस बनाम शांत रस का विवाद नाटक में आदि से अंत तक भीषण युद्धों हूणों और शकों के विरुद्ध और राष्ट्र रक्षा के संकल्प के कारण वीर रस की सघन उपस्थिति है। परंतु नाटक का अंत स्कंदगुप्त के वैराग्य सब कुछ त्याग देने और अधिकार सुख की निसारता के बोध के साथ होता है जो शांत रस की निष्पत्ति करता है। इस अंतर्द्वंद्व के कारण आलोचक एक मत नहीं हो पाते। श्रृंगार और करुण रस का हस्तक्षेप नाटक में श्रृंगार विजया और देवसेना के प्रसंग और करुण रस मालव के पतन और देवसेना के कष्टों की इतनी गहरी और मर्मस्पर्शी धारा बहती है कि कुछ समीक्षकों को यह वीर रस के प्रभाव को शिथिल करती हुई प्रतीत होती है। 2। विभिन्न विद्वानों के मत। वीर रस के समर्थक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके संप्रदाय के आलोचक इस नाटक को मूलतः एक क्षत्रिय पराक्रम और राष्ट्र रक्षा का नाटक मानते हुए वीर रस को ही इसका अंगी रस स्वीकार करते हैं। शांत रस के समर्थक कुछ दार्शनिक आलोचक नाटक के अंतिम दृश्य और पात्रों के अवसान अनासक्ति को देखते हुए इसे शांत रस प्रधान मानते हैं। प्रसाद के नाटकों का दर्शन अंततः एक दार्शनिक समरसता और शांति पर जाकर विश्राम लेता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल डॉ. रामविलास शर्मा ####3 हमारी राय में अंगी रस वीर रस सशक्त और रूपांतरित रूप तार्किक और समग्र नाट्य संरचना के विश्लेषण के आधार पर मेरी राय में स्कंदगुप्त का अंगी रस वीर रस ही है। परंतु यह वीर रस कोई साधारण या सीधी सपाट भावभूमि वाला उत्साह नहीं है, बल्कि यह प्रसाद जी द्वारा रूपांतरित एक विशिष्ट वीर रस है। कथानक का मुख्य चालक तत्व नाटक की मुख्य कथा स्कंदगुप्त द्वारा बाहरी आक्रमणकारियों से देश को मुक्त कराने और आंतरिक विद्रोहों को दबाने के उत्साह वीर रस का स्थायी भाव पर टिकी है। आदि से अंत तक नायक का मुख्य उद्देश्य और कर्म क्षेत्र युद्ध भूमि ही है। दानवीर और धर्मवीर का समन्वय शास्त्रीय दृष्टि से वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। स्कंदगुप्त का चरित्र युद्धवीर होने के साथ साथ अंत में अपनी संपूर्ण सत्ता पुरगुप्त को सौंप देने के कारण दानवीर और धर्मवीर के ऊंचे धरातल को छूता है। अंग रसों की सहायक भूमिका इसमें श्रृंगार करुण और शांत रस स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वे वीर रस को और अधिक गंभीर व उदात्त बनाने के लिए अंग सहायक बनकर आए हैं। देवसेना का करुण गान या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख के प्रति अनासक्ति का भाव अंतः देश के लिए किए गए उनके त्याग और वीरता को ही महिमा मंडित करता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। निष्कर्ष अंतः यद्यपि स्कंदगुप्त का समापन एक गहरी दार्शनिक शांति और वैराग्य के वातावरण में होता है जो शांत रस का आभास देता है, तथापि पूरे नाटक को गति देने वाली, पात्रों को संचालित करने वाली और कथानक का चरम उत्कर्ष निर्मित करने वाली मूल ऊर्जा राष्ट्र कल्याण के प्रति उत्साह की ही है। आर्थ तार्किक रूप से इस नाटक का अंगी रस वीर रस ही सिद्ध होता है, जिसने हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई उदात्तता प्रदान की है। प्रश्न 98। स्कंदगुप्त न तो सुखांत नाटक है और न ही दुखांत नाटक, बल्कि एक प्रसादान्वित
प्रसादात्मक प्रसाधनात्मक नाटक है? इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका पारंपरिक सुखांत या पाश्चात्य दुखांत ट्रेजेडी के धर्रे पर न चलना है। स्कंदगुप्त 1928 न तो संस्कृत नाट्यशास्त्र की तरह केवल सुखांत हैप्पी एंडिंग है जहां नायक नायिका का मिलन हो जाता है, और न ही पाश्चात्य शैली की तरह दुखांत है जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह एक प्रसादान्वित या प्रसादात्मक नाटक है जिसका आशय एक ऐसे विशिष्ट अंत से है जो दुख और संघर्षों को पार कर आत्मा की उदात्त शांति और समरस आनंद पर जाकर विश्राम लेता है। ###1 सुखांत परंपरा का निषेध। संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुसार नाटक का अंत सदैव सुखद, नायक की विजय और नायक नायिका के मिलन इतिश्री के साथ होना चाहिए। स्कंदगुप्त इस अर्थ में सुखांत नहीं है। अपूर्ण प्रेम और एकाकीपन स्कंदगुप्त को उसकी प्रेमिका देवसेना नहीं मिलती। विजया आत्महत्या कर लेती है। साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों से मुक्त कराने के बाद भी अंत में नायक स्कंदगुप्त बिल्कुल अकेला, थका हुआ और एकाकी रह जाता है। सत्ता का परित्याग अपनी पूरी जवानी देश की रक्षा में लगाने के बाद भी स्कंदगुप्त सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि सब कुछ पुरगुप्त को सौंप देता है। यह कोई पारंपरिक सुखद अंत नहीं है। ###2 दुखांत ट्रेजेडी परंपरा का निषेध। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र जैसे शेक्सपियर के नाटक में त्रासदी का अंत नायक की मृत्यु, सर्वनाश और गहरी हताशा के साथ होता है। स्कंदगुप्त इस अर्थ में विशुद्ध दुखांत भी नहीं है। उद्देश्य की सफलता नायक अपने मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा में पूरी तरह सफल होता है। हून और शक पराजित होते हैं और अखंड आर्यावर्त का संकल्प पूरा होता है। निराशा का अभाव नाटक का अंत पाठकों के मन में जीवन के प्रति कोई घृणा, अवसाद या निराशा पैदा नहीं करता। पात्रों की मृत्यु या बिछड़ना हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि उनके प्रति सम्मान जगाता है। ###3 प्रसादान्वित या प्रसादात्मकता का वास्तविक आशय। प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा, निर्मलता, प्रसन्नता या चित्त की शांति। प्रसाद जी के नाम पर ही हिंदी आलोचना में इस विशिष्ट नाट्यंत को प्रसादान्वित कहा गया। इसके मुख्य दार्शनिक और व्यावहारिक पक्ष निम्नलिखित हैं। विषाद से समरसता की ओर यात्रा। नाटक के पात्र दुखों से भागते नहीं हैं। देवसेना अपने व्यक्तिगत दुखों और आकांक्षाओं को समष्टि, देश और समाज के कल्याण में विलीन कर देती है। उसका प्रसिद्ध विदाई गीत इसी दार्शनिक ऊंचाई को व्यक्त करता है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। अधिकार सुख की निसारता और दार्शनिक शांति। स्कंदगुप्त सब कुछ जीतकर भी जब सत्ता छोड़ता है तो उसके भीतर हारने का दुख नहीं, बल्कि कर्तव्य पूरा करने की आत्मिक शांति होती है। यहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार फल है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। कश्मीरी शैव दर्शन का आनंदवाद। प्रसाद जी का प्रत्यभिज्ञा दर्शन यह सिखाता है कि जीवन का चरम उत्कर्ष सुख भोग में नहीं, बल्कि संघर्षों के बीच अपनी आत्मा को निर्मल और शांत, प्रसन्न बना लेने में है। नाटक के अंत में स्कंदगुप्त और देवसेना भले ही पति पत्नी के रूप में नहीं मिलते, परंतु आत्मिक धरातल पर एक दूसरे से और राष्ट्र से जुड़कर परम आनंद प्राप्त करते हैं। प्रसाद के नाटकों का अंत पाठक को अवसाद में नहीं डुबोता, बल्कि उसे एक ऊंचे दार्शनिक धरातल पर ले जाकर चेतना को उदात्त और शांत बनाता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः प्रसादान्वित होने का सीधा आशय यह है कि नाटक दुख के कांटों और संघर्षों के रास्तों से गुजरता अवश्य है, जो दुखांत जैसा प्रतीत होता है, परंतु उसका समापन किसी विनाश पर न होकर जीवन के व्यापक कल्याण, आत्मत्याग और एक गहरी आत्मिक शांति पर होता है। यही कारण है कि स्कंदगुप्त
सुखांत और दुखांत की संकीर्ण सीमाओं को लांघकर हिंदी नाट्य संसार में प्रसादात्मक शिल्प का एक सर्वोत्कृष्ट और कालजयी उदाहरण सिद्ध होता है। प्रश्न 99। चंद्रगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद के इतिहासबोध की व्याख्या कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त 1931 उनके प्रखर इतिहासबोध और सांस्कृतिक चेतना का शिखर माना जाता है। प्रसाद जी का इतिहासबोध केवल अतीत की घटनाओं का सूखा विवरण क्रोनोलॉजी नहीं है, बल्कि वह इतिहास के रचनात्मक पुनर्सृजन के माध्यम से युगीन संकटों का समाधान खोजने और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का शंखनाद करने की एक बेहद आधुनिक व प्रगतिशील दृष्टि है। 1। प्रसाद के इतिहासबोध के प्रमुख आयाम। इतिहास और कल्पना का मणिकांचन समन्वय। प्रसाद जी ने इतिहासकार के तथ्यों और कवि की कल्पना के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया है, जहां एक ओर सिकंदर के आक्रमण, चाणक्य की कूटनीति, नंदवंश के पतन और चंद्रगुप्त के राज्यारोहण जैसे मुख्य तथ्य पूरी तरह ऐतिहासिक है, वहीं दूसरी ओर कार्नेलिया, अलका और सुवासिनी जैसे पात्रों के माध्यम से उन्होंने इतिहास की शुष्कता को मानवीय संवेदना और सरसता से भर दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत की चेतना। नाटक में प्रसाद जी का इतिहास भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक सांस्कृतिक राष्ट्र की स्थापना पर बल देता है। चाणक्य के माध्यम से वे क्षुद्र प्रांतीयता, मालव, मगध, गांधार को नष्ट कर अखंड आर्यावर्त का सपना देखते हैं। कार्नेलिया का प्रसिद्ध गीत इसी गौरवशाली इतिहास दृष्टि का प्रमाण है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद। इतिहास का समकालीन संदर्भों में रूपांतरण। युगीन प्रासंगिकता। 1931 के पराधीन भारत के दौर में लिखे गए इस नाटक का मुख्य उद्देश्य इतिहास के बहाने समकालीन जनता को जगाना था। नाटक में यवन, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों की एकजुटता वास्तव में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का ही एक रचनात्मक रूपक मेटाफोर है। आंतरिक फूट और गद्दारी की ऐतिहासिक समीक्षा। प्रसाद जी इतिहास के माध्यम से यह रेखांकित करते हैं कि भारत कभी बाहरी ताकतों से नहीं हारा, बल्कि आमभीक जैसे देशद्रोहियों, राजाओं के आपसी वैमनस्य और नंद जैसी विलासी सत्ताओं के कारण गुलाम हुआ। इतिहास का यह पाठ वर्तमान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है। चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद। 2। इतिहास दृष्टि के वैचारिक आधार। नियतिवाद बनाम मानवीय पुरुषार्थ। प्रसाद जी इतिहास को किसी दैवीय संयोग या अंध नियति के भरोसे नहीं छोड़ते। उनका इतिहासबोध यह मानता है कि इतिहास का निर्माण मनुष्य के अपने कर्म और पुरुषार्थ से होता है। चाणक्य का अडिग संकल्प और चंद्रगुप्त का पराक्रम भाग्य की लकीरों को बदलने की आधुनिक तार्किक क्षमता रखता है। त्याग और भोग का दार्शनिक अंतर्द्वंद्व। नाटक के आदर्श पात्र चाणक्य और चंद्रगुप्त इतिहास में सत्ता सुख के भूखे नहीं हैं। चाणक्य सब कुछ जीत लेने के बाद भी अंत में वैराग्य की ओर बढ़ जाता है। यह भारतीय मनीषा के निष्काम कर्म और त्याग के उस इतिहासबोध को पुष्ट करता है जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है और व्यक्तिगत सुख तुच्छ। प्रसाद जी ने इतिहास को मुर्दाघर से निकालकर उसे एक ऐसी सजीव रंगभूमि में बदल दिया है जो वर्तमान को जीने की नई ऊर्जा देती है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि अत्यंत व्यापक, वैज्ञानिक और राष्ट्र उन्मुख है। वे अतीत के गौरवमयी पन्नों से केवल आत्ममुग्धता नहीं बटोरते, बल्कि इतिहास की क्रूर विसंगतियों और भूलों का ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, ताकि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अखंड आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। प्रश्न 100। स्कंदगुप्त की कथावस्तु में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना का समन्वय किस प्रकार किया है? साथ ही मोहन राकेश और प्रसाद की इतिहास दृष्टि की तुलना कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 ऐतिहासिक नाट्य परंपरा की एक युगांतरकारी रचना है। प्रसाद जी का इतिहासबोध केवल अतीत के तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि वे इतिहासकार के तथ्य और कवि की कल्पना
का ऐसा मणिकांचन समन्वय करते हैं जो इतिहास को जीवंत और प्रासंगिक बना देता है। आगे चलकर मोहन राकेश ने भी आषाढ़ का एक दिन 1958 जैसी रचनाओं से इतिहास दृष्टि को एक नया मोड़ दिया, जो प्रसाद जी की दृष्टि से काफी भिन्न थी। भाग 1 स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का समन्वय। प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का निर्माण करते समय इतिहास की प्रामाणिकता को बनाए रखा है, परंतु जहां इतिहास मौन था या जहां नाटकीयता और संवेदना की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने अपनी कल्पना का सहारा लिया है। ####1 ऐतिहासिक आधार तथ्य। नाटक की मुख्य कथावस्तु पूरी तरह इतिहास सम्मत है। मुख्य पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा तथा विदेशी आक्रमणकारियों में खिंजिल, हून राजा और शर्वनाग आदि पूर्णतः ऐतिहासिक पात्र हैं। मुख्य घटनाएं कुमारगुप्त के विलासी शासन के अंतिम दिनों में गुप्त साम्राज्य की शिथिलता, हूनों और शकों के भयानक आक्रमण, सिंहासन के लिए आंतरिक पारिवारिक कलह, भट्टार्क और पुरगुप्त का षड्यंत्र और स्कंदगुप्त द्वारा साम्राज्य की रक्षा के लिए किया गया महान संघर्ष ऐतिहासिक रूप से सत्य है। ####2 काल्पनिक विस्तार रचनात्मकता। इतिहास के सूखे कंकाल में रक्तमांस भरने का कार्य प्रसाद जी की कल्पना ने किया है। काल्पनिक नारी पात्र देवसेना और विजया जैसे पात्र पूरी तरह प्रसाद जी की कल्पना की उपज हैं। देवसेना के माध्यम से नाटक में त्याग, निश्चल प्रेम और उदात्त राष्ट्रभक्ति का संचार होता है, जबकि विजया सामंती महत्वाकांक्षा और भटकाव का प्रतीक है। राजनैतिक कूटनीति और दार्शनिकता धातुसेन, सिंहल का राजकुमार और मातृगुप्त, कवि कालिदास का प्रतीकात्मक रूप के माध्यम से प्रसाद जी ने नाटक में दार्शनिकता, प्रेम और हास्य विनोद के ऐसे प्रसंग गढ़े हैं जो इतिहास में उपलब्ध नहीं थे। अंत का रूपांतरण इतिहास में स्कंदगुप्त के परवर्ती जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट तथ्य नहीं है। प्रसाद जी ने अपनी कल्पना से उसे साम्राज्य जीत लेने के बाद भी सब कुछ पुरगुप्त को सौंपकर एक निष्काम कर्मयोगी और अकेले नायक के रूप में चित्रित किया, जो नाटक को एक गहरी दार्शनिक ऊंचाई प्रदान करता है। प्रसाद जी ने इतिहास के सत्य की रक्षा करते हुए कल्पना के माध्यम से उसमें मानवीय संवेदना, सौंदर्य और युगीन आकांक्षाओं का ऐसा विन्यास किया है कि अतीत स्वयं बोल उठता। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। भाग 2 जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश की इतिहास दृष्टि की तुलना। हिंदी ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश दो अलग अलग युगों और दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां प्रसाद जी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नाटककार हैं, वहीं मोहन राकेश आधुनिक बोध और मोहभंग के नाटककार हैं। इन दोनों रचनाकारों की इतिहास दृष्टि के मुख्य अंतर निम्नलिखित तालिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं। तुलना के बिंदु। जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि, मोहन राकेश की इतिहास दृष्टि। मूल उद्देश्य सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद, अतीत के गौरवशाली पन्नों के माध्यम से पराधीन भारतीयों में राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान जगाना। आधुनिक भावबोध और विसंगति, इतिहास के आवरण में आज के आधुनिक मनुष्य के आंतरिक द्वंद्व, अकेलेपन और संबंधों के टूटने की त्रासदी को दिखाना। पात्रों का स्वरूप उदात्त और असाधारण चरित्र पात्र, जैसे स्कंदगुप्त, चाणक्य, असाधारण क्षमता वाले, त्यागी और राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले धीरोदात्त नायक होते हैं। सामान्य और यथार्थवादी चरित्र पात्र, जैसे कालिदास, विलोम, अपनी कमजोरियों, अंतर्विरोधों, महत्वाकांक्षाओं और लाचारियों से घिरे सामान्य मनुष्य होते हैं। राष्ट्रीय चेतना समष्टिगत, कलेक्टिव और प्रखर, अखंड भारत और राष्ट्र की वेदी पर व्यक्तिगत सुखों का उत्सर्ग इनका मूल स्वर है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और मनोवैज्ञानिक राष्ट्र या साम्राज्य इनके यहाँ मुख्य विषय नहीं है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आंतरिक तड़प मुख्य है। इतिहास का उपयोग गौरव गान और समाधान, अतीत के भव्य वातावरण, भव्य महलों, युद्धों को सजीव कर वर्तमान की अकर्मण्यता को तोड़ने का प्रयास। मोहभंग और यथार्थ, अतीत की भव्यता का निषेध करके उसके भीतर छिपी मानवीय लाचारी, विवशता और अभावों को उजागर करना। भाषा और शिल्प तत्समप्रधान और काव्यात्मक भाषा दार्शनिक, गंभीर और गीतों से युक्त होती है। शिल्प में संस्कृत और पाश्चात्य दोनों का समन्वय है। व्यावहारिक और बिंबात्मक भाषा गद्य प्रधान, गठी हुई और आधुनिक रंगमंच के सर्वथा अनुकूल होती है। इसमें गीतों की बहुलता नहीं होती। वैचारिक निष्कर्ष। जयशंकर प्रसाद इतिहास को एक ऐसी प्रेरक भूमि मानते हैं जहां से आधुनिक समाज अपनी खोई हुई पहचान, वीरता और नैतिक मूल्य वापस पा सकता है।
उनका इतिहासबोध आशावादी और आनंदवाद की ओर ले जाने वाला है। मोहन राकेश इतिहास को केवल एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अतीत के किसी राजा या कवि को उठाकर उसके माध्यम से समकालीन मनुष्य की उस नियति को दिखाते हैं जहां सत्ता और कला के बीच या व्यवस्था और व्यक्ति के बीच हमेशा एक अंतहीन टकराव रहता है। उनका दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और एब्सर्ड संगतिहीन जीवनबोध के करीब है। निष्कर्ष अंततः कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का ऐसा रचनात्मक समन्वय किया जो राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने और सोई हुई चेतना को जगाने का माध्यम बना। जहां प्रसाद जी की इतिहास दृष्टि समष्टि राष्ट्र और सांस्कृतिक गौरव की ऊंचाई को छूती है, वहीं मोहन राकेश की दृष्टि व्यक्ति अंतर्मन के यथार्थ और आधुनिक जीवन की विडंबनाओं की गहराई को नापती है। हिंदी रंगमंच के विकास में ये दोनों ही दृष्टियां अपने अपने युग की अनिवार्य आवश्यकताएं और मील के पत्थर हैं। प्रश्न 101 चंद्रगुप्त की चरित्र योजना का विश्लेषण करते हुए बताइए कि क्या इसे चरित्र प्रधान नाटक माना जा सकता है। उत्तर भूमिका जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त 1931 इतिहास और नाट्यकला का एक अप्रतिम दस्तावेज है। जब हम इस नाटक की चरित्र योजना का विश्लेषण करते हैं तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह नाटक घटना प्रधान है, विचार प्रधान है या चरित्र प्रधान। वस्तुतः प्रसाद जी ने इस नाटक में चरित्रों के आंतरिक द्वंद्व और उनके विकास को इतनी सूक्ष्मता से उभारा है कि यह नाटक अपनी मूल आत्मा में एक चरित्र प्रधान नाटक सिद्ध होता है। ####1 चंद्रगुप्त की चरित्र योजना की मुख्य विशेषताएं। प्रसाद जी की चरित्र योजना पारंपरिक नाटकों की तरह केवल श्वेत पूर्णतः अच्छे और श्याम पूर्णतः बुरे के सपाट खांचे में बंटी हुई नहीं है। उनके चरित्र गतिशील यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक गहराई से युक्त है। ऐतिहासिक और काल्पनिक चरित्रों का संतुलन नाटक में जहां चाणक्य चंद्रगुप्त सिकंदर और सेल्यूकस जैसे ऐतिहासिक पात्र हैं, वहीं अलका सुवासिनी और कार्नेलिया जैसे काल्पनिक या अर्धकाल्पनिक पात्र कथा को भावुकता और मानवीय गरिमा प्रदान करते हैं। आंतरिक अंतर्द्वंद्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रसाद जी के पात्र केवल बाहर युद्ध नहीं लड़ते, वे अपने भीतर भी एक युद्ध लड़ते हैं। चाणक्य जैसा कठोर कूटनीतिज्ञ भी अंतर्मन में सुवासिनी के प्रति अतीत के राग और देश सेवा के प्रति विराग के बीच झूलता है। चंद्रगुप्त भी महत्वाकांक्षा और कार्नेलिया व कल्याणी के प्रेम के त्रिकोण में तड़पता है। नारी चरित्रों का अवतीकरण प्रसाद जी की सांस्कृतिक दृष्टि के अनुरूप नाटक के स्त्री पात्र केवल पुरुष पात्रों की सहचरी नहीं है, बल्कि वे स्वयं स्वतंत्र विचारवान और राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत है। कार्नेलिया का दर्शन और अलका का राष्ट्र प्रेम पुरुषों को भी प्रेरित करता है। 2 चंद्रगुप्त एक चरित्र प्रधान नाटक के रूप में। यद्यपि इस नाटक में सिकंदर का आक्रमण, नंद वंश का विनाश और मगध का राज परिवर्तन जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं मौजूद हैं, फिर भी इसे चरित्र प्रधान मानने के पीछे निम्नलिखित सुदृढ़ तर्क है। घटनाएं चरित्रों द्वारा संचालित है। चरित्र घटनाओं द्वारा नहीं, नाटक की कोई भी घटना स्वतः या भाग्य के भरोसे नहीं घटती। नंद साम्राज्य का पतन चाणक्य के प्रतिशोध और संकल्प का परिणाम है, तो यवनों का पीछे हटना चंद्रगुप्त के अप्रतिम पुरुषार्थ और शौर्य के कारण है। कथानक को आगे बढ़ाने वाली मूल शक्ति पात्रों का चरित्र ही है। धीरोदात्त नायक का क्रमिक विकास नाटक का नामकरण जिसके आधार पर हुआ है, वह चंद्रगुप्त आरंभ में एक साधारण भावुक और महत्वाकांक्षी युवक है, परंतु चाणक्य के कठोर अनुशासन और जीवन के थपेड़ों से गुजरते हुए धीरे धीरे एक सहनशील, गंभीर और धीरोदात्त सम्राट के रूप में विकसित होता है। का यह विकास चरित्र प्रधान नाटकों की सबसे बड़ी कसौटी है। महत्वाकांक्षा और त्याग का दार्शनिक धरातल नाटक के मुख्य चरित्र सत्ता या भोग के भूखे नहीं है। चाणक्य सब कुछ जीत लेने के बाद भी चंद्रगुप्त को सिंहासन सौंपकर स्वयं कुटिया में लौट जाना चाहता है। वह कहता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद पात्रों का यह दार्शनिक रूप सिद्ध करता है कि नाटककार का ध्यान केवल राजनैतिक उथल-पुथल पर नहीं, बल्कि मानवचरित्र की ऊंचाई को नापने पर था। ####3 चरित्र चित्रण की विधागत जटिलता। विद्वानों के मत। कुछ समीक्षक इसे केवल चाणक्य के चरित्र के इर्द-गिर्द घूमने के कारण चंद्रगुप्त के बजाय चाणक्य प्रधान मानते हैं, परंतु वास्तव में चाणक्य इस नाटक का सूत्रधार या मार्गदर्शक मेंटोर है, जबकि चंद्रगुप्त उस मार्ग पर चलने वाला मुख्य अभिनेता
हीरो है। दोनों का चरित्र एक दूसरे का पूरक है। प्रसाद के नाटकों में इतिहास की घटनाएं केवल एक मंच प्रदान करती है जिस पर मानवमन के शाश्वत द्वंद्व, प्रेम, घृणा, त्याग और कूटनीति के चरित्र अपनी पूरी सजीवता के साथ अभिनय करते हैं। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष अंततः कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में घटनाओं का घटाटोप अवश्य है, परंतु वे तमाम घटनाएं पात्रों के संकल्प, कूटनीति, प्रेम और बलिदान को चमकाने के लिए केवल एक पृष्ठभूमि की तरह काम करती है। अपनी गतिशील चरित्र योजना, मनोवैज्ञानिक गहराई, पात्रों के चारित्रिक रूपांतरण और उदात्त मानवीय मूल्यों के कारण चंद्रगुप्त निर्विवाद रूप से हिंदी नाट्य परंपरा का एक सर्वोत्कृष्ट चरित्र प्रधान नाटक स्वीकार किया जाता है। प्रश्न 102। स्कंदगुप्त के नायक का चरित्र भारतीय नायक, पाश्चात्य क्षेत्र, क्लासिकल वेस्टर्न के हीरो तथा स्वच्छंदतावादी व्यक्ति वैचित्र्य का सम्मिश्रण है। चर्चा कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 का नायक स्कंदगुप्त हिंदी नाट्य साहित्य के सबसे जटिल और गरिमामय चरित्रों में से एक है। प्रसाद जी ने उसके चरित्र को किसी एक नाट्य परंपरा के तंग ढांचे में ढालने के बजाय भारतीय नाट्यशास्त्र, पाश्चात्य क्लासिकल वेस्टर्न हीरो और आधुनिक स्वच्छंदतावादी, रोमांटिक व्यक्ति वैचित्र्य के तत्वों का एक अत्यंत अनूठा व बेजोड़ सम्मिश्रण बनाया है। ####1 भारतीय शास्त्रीय नायक के तत्व। धीरोदात्त रूप। भारतीय नाट्यशास्त्र भरत मुनि के सिद्धांतों के अनुसार एक आदर्श नाटक नायक धीरोदात्त होना चाहिए। स्कंदगुप्त में यह गुण पूरी गरिमा के साथ मौजूद है। शौर्य और वीरता, हूणों और शकों के भीषण आक्रमणों के साथ पूरा गुप्त साम्राज्य डगमगा रहा था। तब स्कंदगुप्त अपने अकेले पराक्रम से विदेशी शत्रुओं को परास्त करता है। क्षमा और विनम्रता, वह महानायक होकर भी अत्यंत क्षमाशील है। अपनी सौतेली मां अनंत देवी और विद्रोही भाई पुरगुप्त बार बार किए गए प्राणघातक षड्यंत्र को वह न केवल माफ कर देता है, बल्कि अंत में साम्राज्य भी पुरगुप्त को ही सौंप देता है। आत्मसम्मान और धर्मपरायणता, वह कुल की मर्यादा, नारी की रक्षा, देवसेना और जयमाला की रक्षा और धर्मवीर के ऊंचे आदर्शों पर अड़िग रहता है। ####2 पाश्चात्य क्लासिक वेस्टर्न के तत्व। अंतद्वंद्व और त्रासदी, ट्रेजिक फ्लॉ। पाश्चात्य, विशेषकर शेक्सपियर और अरिस्तु के त्रासदी सिद्धांतों में हीरो केवल एक आदर्श पुतला नहीं होता, वह आंतरिक द्वंद्वों, मानसिक संघर्षों और लाचारियों से घिरा मनुष्य होता है। स्कंदगुप्त का चरित्र इस पाश्चात्य बोध से गहरा प्रभावित है। गहरा अंतद्वंद्व, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। स्कंदगुप्त केवल रणक्षेत्र नहीं लड़ता, वह अपने भीतर भी एक अंतहीन युद्ध लड़ता है। नाटक के पहले ही अंक का पहला स्वगत कथन उसकी इसी मानसिक जद्दोजहद और अधिकार सुख की निसारता को प्रकट करता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद। अकेलापन और विषाद, मेलनकली सब कुछ जीत लेने और साम्राज्य को सुरक्षित कर देने के बाद भी अंत में नायक को कोई सांसारिक सुख या उसकी प्रेमिका देवसेना नहीं मिलती। वह अंत में एक थके हुए, एकाकी और ट्रेजिक हीरो की भांति रंगमंच पर खड़ा दिखाई देता है, जो पाश्चात्य त्रासदी, ट्रेजेडी के बेहद करीब है। ####3 स्वच्छंदतावादी, रोमांटिक व्यक्ति वैचित्र्य के तत्व। छायावादी और स्वच्छंदतावादी, रोमांटिसिज्म आंदोलन के प्रभाव स्वरूप प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त के चरित्र में अद्भुत व्यक्ति वैचित्र्य, विशिष्ट वैयक्तिकता का समावेश किया है। भावना और दार्शनिकता की प्रधानता, वह एक सम्राट से अधिक एक संवेदनशील, दार्शनिक और भावुक प्रेमी प्रतीत होता है। संसार की क्षणभंगुरता, बौद्ध दर्शन के दुःख्वाद और प्रकृति के प्रति उसका आकर्षण उसे एक स्वच्छंदतावादी नायक बनाता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता और अनासक्ति, वह सामाजिक या राजनीतिक रूढ़ियों से बंधकर नहीं चलता। प्रेम के मामले में वह विजया के वैभव को ठुकराकर देवसेना के निश्चल संगीत और आंतरिक सौंदर्य के प्रति समर्पित रहता है। कर्म और वैराग्य का अद्भुत सामंजस्य से वह कर्म तो पूरी शक्ति से करता है, युद्ध लड़ता है, परंतु फल के प्रति पूरी तरह अनासक्त रहता है। सब कुछ जीतकर भी वैरागी बन जाना उसके इसी स्वच्छंदतावादी व्यक्ति वैचित्र्य की पराकाष्ठा है। प्रसाद के नाटकों का नायक केवल इतिहास का चक्रव्यूह नहीं तोड़ता, बल्कि वह अपनी दार्शनिक भावुकता और आत्मत्याग से शास्त्रीय व पाश्चात्य सीमाओं को लांघकर एक सार्वभौमिक मानवीय गरिमा प्राप्त करता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल डॉ. रामविलास शर्मा।
निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त का चरित्र एक रेखीय या सीधा सपाट नहीं है। उसमें जहाँ एक ओर भारतीय परंपरा की वीरता और धीरोदात्तता है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य नायक का मानसिक अंतर्द्वंद्व व अकेलापन है, और इन दोनों के ऊपर आधुनिक छायावादी चेतना का स्वच्छंदतावादी दार्शनिक सौंदर्य है। इन तीनों भिन्न दृष्टियों का यही उदात्त सम्मिश्रण स्कंदगुप्त को हिंदी नाट्यजगत का एक कालजयी और अद्वितीय महानायक बनाता है। प्रश्न 103। देवसेना के चरित्र पर विचार कीजिए तथा उसकी तुलना विजया से कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 में देवसेना और विजया दो अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय नारी पात्र हैं। ये दोनों पात्र नाटक की कथावस्तु, द्वंद्व और दार्शनिक संदेश को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रसाद जी ने इन दोनों के माध्यम से स्त्रीमन के दो विपरीत ध्रुवों, एक तरफ उदात्त त्याग और निश्चल प्रेम देवसेना तथा दूसरी तरफ सामंती महत्वाकांक्षा और भटकाव विजया का बेजोड़ चित्रण किया है। भाग 1। देवसेना का चरित्र चित्रण। देवसेना मालव के राजा बंधुवर्मा की बहन है। उसका चरित्र प्रसाद जी की सांस्कृतिक और दार्शनिक उदात्तता का सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। निश्चल और अनन्य प्रेमी देवसेना स्कंदगुप्त से अगाध और निश्चल प्रेम करती है। उसका प्रेम किसी सत्ता, अधिकार या वैभव के लोभ से निर्मित नहीं है, बल्कि वह आत्मिक है। प्रखर राष्ट्रभक्ति और त्यागहूनों के आक्रमण के समय जब उसका पूरा परिवार, मालव राज परिवार, देश की वेदी पर बलिदान हो जाता है, तब देवसेना विचलित होने के बजाय स्वयं भी राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। वह भीख मांगकर भी राष्ट्र के महायज्ञ के लिए धन इकट्ठा करती है। दार्शनिक उदात्तता और अनासक्ति देवसेना का चरित्र कश्मीरी शैव दर्शन के आनंदवाद और बौद्ध दर्शन की करुणा से संचालित है। वह जीवन के दुखों को सहते हुए भी अपनी आत्मा को मलिन नहीं होने देती। नाटक के अंत में जब स्कंदगुप्त उसे अपनी रानी बनाना चाहता है, तब वह अपनी उम्र और जीवन की सांझ को देखते हुए देशहित में अपने प्रेम का अनासक्त भाव से उत्सर्ग कर देती है। उसका प्रसिद्ध विदाई गीत इसी दार्शनिक ऊंचाई को छूता है। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद। भाग 2। देवसेना और विजया की चरित्रगत तुलना। देवसेना और विजया नाटक में एक दूसरे की पूरक और विरोधी प्रवृत्तियों के रूप में उपस्थित है। विजया मालव के धनकुबेर की कन्या है, जिसका चरित्र भटकाव और अंतर्विरोधों से भरा है। इन दोनों के चरित्र के अंतर को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तुलना के बिंदु। देवसेना का चरित्र, विजया का चरित्र। प्रेम का स्वरूप निश्चल और स्थिर देवसेना का प्रेम आंतरिक गुणों और राष्ट्र के प्रति स्कंदगुप्त के समर्पण से उपजा है। वह अंत तक स्थिर रहता है। चंचल और स्वार्थी विजया का प्रेम अधिकार और वैभव से प्रभावित है। वह पहले स्कंदगुप्त की ओर आकर्षित होती है, फिर भट्टार्क के वैभव को देखकर उसकी तरफ झुक जाती है। जीवन का मूल प्रेरक तत्व त्याग और सेवा। देवसेना राजसी सुखों का परित्याग कर समाज और राष्ट्र की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाती है। भोग और महत्वाकांक्षा। विजया भौतिक सुख, धन दौलत और सामंती सत्ता की तीव्र आकांक्षा से संचालित होती है। संकट में व्यवहार, धैर्य और वीरता कुल का सर्वनाश होने पर भी वह टूटती नहीं है, बल्कि देश के गौरव के लिए संघर्ष करती है। कमजोरी और षड्यंत्र विपरीत परिस्थितियों में वह भटकाव का शिकार होकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों, भट्टार्क और अनंत देवी के षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाती है। चरित्र की गतिशीलता। सदा उदात्त और स्थिर देवसेना का चरित्र प्रारंभ से अंत तक एक ऊंचे नैतिक धरातल पर बना रहता है। अंतर्द्वंद्व और पश्चाताप। विजया का चरित्र अधिक जटिल और गतिशील है। वह गलतियां करती है, भटकती है, परंतु अंत में उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह पश्चाताप की आग में जलती है। चरित्र का अंत शांत और प्रसादान्वित। वह आजीवन कुंवारी रहकर महाबोधि विहार में सेवाव्रत अपनाती है। उसका अंत आत्मिक शांति, शांत रस पर होता है। त्रासद और कारुणिक मानसिक अंतर्द्वंद्व, ग्लानि और पराजय के कारण वह अंततः आत्महत्या कर लेती है। उसका अंत एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है। वैचारिक निष्कर्ष। देवसेना प्रसाद के नाटकों की वह आदर्श नारी है जो पुरुष को पतन से बचाती है और उसे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाती है। वह समष्टि, राष्ट्र, कल्याण का प्रतीक है। विजया मानव मन की स्वाभाविक कमजोरियों, इच्छाओं और भटकाव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अत्यंत यथार्थवादी चरित्र है। वह बुरी नहीं है,
बल्कि अपनी परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं की शिकार है। निष्कर्ष अंततः कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में देवसेना और विजया के रूप में नारी प्रकृति के दो अद्भुत आयाम प्रस्तुत किए हैं। जहां देवसेना अपनी दार्शनिक ऊंचाई, निश्चल प्रेम और राष्ट्र की वेदी पर किए गए महान आत्मत्याग के कारण पाठकों के मन में पूज्य भाव जगाती है, वहीं विजया अपने अंतर्द्वंद्व, मानवीय कमजोरियों और त्रासद अंत के कारण गहरी सहानुभूति पैदा करती है। इन दोनों का यह द्वंद्वात्मक संतुलन ही नाटक की रसयोजना और चरित्र विधान को कालजयी बनाता है। प्रश्न 104 स्कंदगुप्त नाटक के नामकरण पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझाना चाहेंगे? उत्तर भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 का नामकरण भारतीय नाट्य परंपरा के पारंपरिक और शास्त्रीय प्रतिमानों के अनुकूल है। किसी भी साहित्यिक कृति का नामकरण उसके कथानक, केंद्रीय पात्र, मूल संवेदना या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। स्कंदगुप्त नाटक का नामकरण इसके मुख्य नायक के नाम पर किया गया है, जो नाटक की संपूर्ण आंतरिक बुनावट को अपने भीतर समेटे हुए है। 1. स्कंदगुप्त नामकरण की सार्थकता और औचित्य। इस नाटक का नाम स्कंदगुप्त रखा जाना हर दृष्टि से तर्कसंगत और सार्थक है, जिसे निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। केंद्रीय और चरित्र प्रधान पात्र स्कंदगुप्त इस नाटक का अंगी या मुख्य पात्र है। नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गुप्त साम्राज्य की आंतरिक कलह को सुलझाना हो या हूणों और शकों के बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, इन सब का केंद्र स्कंदगुप्त का चरित्र ही है। कथानक का मुख्य चालक नाटक की समस्त घटनाएं, जैसे मालव की रक्षा, मगध का राज परिवर्तन, भटार्क और अनंत देवी के षड्यंत्रों का दमन, स्कंदगुप्त के संकल्प और कर्मठता से ही संचालित होती है। वही इस पूरी ऐतिहासिक हलचल का केंद्र बिंदु है। दार्शनिक और वैचारिक संदेश का संवाहक प्रसाद जी इस नाटक के माध्यम से जिस निष्काम कर्मयोग और आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, वह स्कंदगुप्त के चरित्र में ही साकार हुआ है। सब कुछ जीतकर भी अंत में सत्ता का परित्याग कर देना उसके चरित्र की दार्शनिक ऊंचाई को दिखाता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। 2. क्या कोई अन्य नाम बेहतर हो सकता है? वैकल्पिक नामों पर विचार। यद्यपि स्कंदगुप्त नाम सर्वथा उपयुक्त है, परंतु यदि नाटक के अन्य पक्षों, जैसे मूल प्रतिपाद्य, थीम या अन्य प्रमुख पात्रों की भूमिका पर विचार किया जाए, तो कुछ अन्य नाम भी सुझाए जा सकते हैं। वैकल्पिक नाम 1. आर्यावर्त का संकट या अखंड आर्यावर्त। तर्क यह नाटक केवल स्कंदगुप्त की व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हूणों के आक्रमण के समय पूरे देश पर आए संकट और उसके खिलाफ एकजुट होने की गाथा है। तत्कालीन पराधीन भारत 1928 के संदर्भ में यह नाम राष्ट्रीय चेतना को और अधिक प्रत्यक्ष रूप से उभार सकता था। वैकल्पिक नाम 2. अधिकार सुख या अनासक्त योगी। तर्क नाटक का मूल दार्शनिक अंतर्द्वंद्व अधिकार और कर्तव्य के बीच है। स्कंदगुप्त का पूरा जीवन एक अनासक्त योगी की तरह बीतता है। यह नाम नाटक के वैचारिक और दार्शनिक पक्ष को अधिक गहराई देता। ####3 हमारी राय, क्या कोई बेहतर नाम संभव है? उपर्युक्त विकल्पों के बावजूद मेरी राय में स्कंदगुप्त से बेहतर कोई दूसरा नाम इस नाटक के लिए नहीं हो सकता। इसके पीछे निम्नलिखित ठोस कारण हैं। बहुआयामी प्रतीक। स्कंदगुप्त नाम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वह शौर्य, राष्ट्रभक्ति, पारिवारिक सहिष्णुता, करुणा और आत्मत्याग का एक सामूहिक प्रतीक बन चुका है। अन्य नाम, जैसे अखंड आर्यावर्त, केवल राजनैतिक पक्ष को उभारते, जबकि स्कंदगुप्त नाम पात्र के राजनैतिक, व्यक्तिगत, प्रेममय और दार्शनिक सभी आयामों को एक साथ समेट लेता है। त्रासद गरिमा की अभिव्यक्ति नाटक का अंत एक प्रसादान्वित और गरिमामय अकेलेपन पर होता है। यह अंत नायक के नाम के साथ एक गहरा जुड़ाव पैदा करता है, जिससे पाठकों के मन में स्कंदगुप्त के प्रति गहरी सहानुभूति और आदर का भाव जागृत होता है। प्रसाद के नाटकों के नामकरण भले ही ऐतिहासिक व्यक्तियों पर आधारित हों, परंतु वे नाम अंतः समूचे युग की चेतना, संस्कृति और शाश्वत मानवीय संघर्ष के पर्याय बन जाते हैं। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष अंततः कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया स्कंदगुप्त नामकरण पूरी तरह काटे
सटीक और कालजयी है। यह नाम शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए भी आधुनिक चरित्र प्रधान और दार्शनिक नाटक की आवश्यकताओं को पूरी तरह संतुष्ट करता है। इसके स्थान पर किसी अन्य नाम की कल्पना करना इस नाटक के व्यापक और गरिमामय प्रभाव को सीमित करना होगा। प्रश्न 105। स्कंदगुप्त नाटक की कथा का सार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 गुप्त साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास, आंतरिक गृहकला और विदेशी हूनों के आक्रमण की पृष्ठभूमि पर रचा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। 5 अंकों में विभक्त इस नाटक की कथावस्तु राष्ट्र रक्षा के सामूहिक संकल्प, व्यक्तिगत त्याग, कूटनीतिक षड्यंत्र और निश्चल प्रेम के विविध धरातलों से गुजरती है। नाटक की कथा का मुख्य सारांश अंकानुसार। प्रथम अंक, आंतरिक संकट और षड्यंत्र का प्रारंभ। कथा की शुरुआत गुप्त साम्राज्य के युवराज स्कंदगुप्त के प्रसिद्ध स्वगत कथन अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है से होती है। सम्राट कुमार गुप्त विलासी हो चुके हैं। साम्राज्य के भीतर सिंहासन के लिए गहरा षड्यंत्र चल रहा है। कुमार गुप्त की छोटी रानी अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाना चाहती है और इस कार्य में महादंडनायक भट्टार्क और पृथ्वीसेन उसके साथ हैं। इसी समय मालव राज्य पर हूनों का भयानक आक्रमण होता है और मालव के राजा बंधुवर्मा मगध से सहायता की गुहार लगाते हैं। स्कंदगुप्त गृहकलह की चिंता छोड़कर राष्ट्र रक्षा के लिए मालव की ओर प्रस्थान करता है। द्वितीय अंक, मालव संकट और वीरता। इस अंक में युद्ध और वीरता का वातावरण है। स्कंदगुप्त मालव पहुंचकर अदम्य साहस का परिचय देता है और हूनों को पीछे धकेलने में सफल होता है। मालव के राजा बंधुवर्मा और उनकी बहन देवसेना स्कंदगुप्त के इस शौर्य से अत्यंत प्रभावित होते हैं। देवसेना के मन में स्कंदगुप्त के प्रति निश्चल प्रेम का अंकुर फूटता है। इसी बीच मगध में सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है और षड्यंत्रकारी अनंत देवी व भट्टार्क मिलकर कुमारगुप्त की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माता देवकी की हत्या का प्रयास करते हैं, परंतु स्कंदगुप्त सही समय पर पहुंचकर अपनी माता की रक्षा करता है। तृतीय अंक, क्षमा और कूटनीतिक उतार चढ़ाव। स्कंदगुप्त अपनी उदारता और धीरोदात्त प्रकृति के कारण भट्टार्क और अनंत देवी को मृत्युदंड देने के बजाय क्षमा कर देता है। मालव के धनकुबेर की कन्या विजया भी स्कंदगुप्त की ओर आकर्षित होती है, परंतु उसकी दृष्टि केवल सत्ता और वैभव पर है। इसी अंक में हून फिर से पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं। कूटनीति और छलावे के कारण गुप्त सेना सिंधु नदी के बांध टूटने से संकट में घिर जाती है और स्कंदगुप्त के मारे जाने की अफवाह फैल जाती है। चतुर्थ अंक, पतन और भयानक संघर्ष। साम्राज्य चारों ओर से बिखरने लगता है। बंधुवर्मा सहित मालव का पूरा राजपरिवार देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। देवसेना अकेली रह जाती है और राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। विजया स्कंदगुप्त को मृत समझकर और वैभव के लोभ में आकर विद्रोही भट्टार्क से हाथ मिला लेती है। स्कंदगुप्त इस भीषण पराजय और अभावों के बीच भी विचलित नहीं होता। वह अपनी बची कुची सेना और सच्चे सहयोगियों जैसे पर्णदत्त, चक्रपालित और मातृगुप्त को एकजुट कर अंतिम युद्ध की तैयारी करता है। पंचम अंक, विजय, त्याग और प्रसादान्वित अंत। यह अंक नाटक का चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स है। स्कंदगुप्त एक निर्णायक और भीषण युद्ध में हूनों और शकों को पूरी तरह परास्त कर अखंड आर्यावर्त की पुनर्स्थापना करता है। विजया को अपने भटकाव और गलतियों पर गहरा पश्चाताप होता है और वह आत्महत्या कर लेती है। युद्ध जीतने के बाद स्कंदगुप्त के सामने सम्राट बनने का अवसर आता है, परंतु वह सत्ता के मोह से मुक्त है। वह अपनी सौतेली माँ और भाई को क्षमा करते हुए संपूर्ण साम्राज्य पुरगुप्त को सौंप देता है। अंत में वह देवसेना के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, परंतु देवसेना अपने जीवन की सांधिवेला और राष्ट्रव्रत के कारण अत्यंत गरिमा के साथ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मिक आदर रखते हुए राष्ट्र की वेदी पर अपने प्रेम का उत्सर्ग कर देते हैं। कथा वस्तु के मूल वैचारिक स्तंभ। निष्काम कर्म और राष्ट्रवाद। नाटक की पूरी कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि राष्ट्र की रक्षा किसी भी व्यक्तिगत सुख या राजशाही से ऊपर है। पारिवारिक सहिष्णुता। स्कंदगुप्त का चरित्र बार बार षड्यंत्र करने वाले अपनों को क्षमा करके भारतीय पारिवारिक उदात्तता को दिखाता है। विषाद से शांति की ओर यात्रा। नाटक का अंत किसी पारंपरिक विजय उत्सव में नहीं होता, बल्कि कर्तव्य पूरा होने के बाद उपजी एक गहरी दार्शनिक शांति और अनासक्ति शांत रस पर होता है। निष्कर्ष। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त की कथा केवल एक राजा के युद्धों और विजय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह इतिहास के माध्यम से मानवीय संवेदना, त्याग,
नारी गरिमा और प्रखर राष्ट्रीय पुनर्जागरण को व्यक्त करने वाली एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और कालजयी महागाथा है। प्रश्न 106। नाटक के तत्वों की दृष्टि से स्कंदगुप्त की समीक्षा कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 नाटक के शास्त्रीय भारतीय नाट्यशास्त्र और आधुनिक पाश्चात्य प्रतिमानों की कसौटी पर हिंदी नाट्य साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ मानदंड है। प्रसाद जी ने गुप्तकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में तत्वों का ऐसा रचनात्मक और प्रौढ़ विन्यास किया है जो इसे एक कालजयी और दार्शनिक रचना बनाता है। 1। कथा वस्तु प्लॉट। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु ऐतिहासिक सत्य और कलात्मक कल्पना का एक अद्भुत मणिकांचन समन्वय है। विस्तार और सुगठन नाटक 5 अंकों और कई दृश्यों में विस्तृत है। कथा वस्तु द्विआयामी है। एक तरफ हूर्णों और शकों के बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा राजनैतिक पक्ष है, तो दूसरी तरफ सिंहासन के लिए आंतरिक पारिवारिक कलह व कूटनीतिक षड्यंत्र है। गतिशीलता कथानक में कई उपकथानक जैसे मालव राज परिवार की कथा, भट्टारक का द्वंद्व हैं, जो मुख्य कथा को गति और गहराई प्रदान करते हैं। यद्यपि दृश्यों की अधिकता के कारण कहीं कहीं शिथिलता आती है, परंतु आंतरिक नाट्य द्वंद्व के कारण कौतूहल अंत तक बना रहता है। 2। पात्र एवं चरित्र चित्रण कैरेक्टराइजेशन। प्रसाद जी की चरित्र योजना अत्यंत उत्कृष्ट, यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक गहराई से युक्त है। नायक स्कंदगुप्त वह पारंपरिक धीरोदात्त नायक होने के साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य हीरो की भांति गहरे मानसिक अंतर्द्वंद्व और विषाद से घिरा है। वह कर्मठ योद्धा भी है और अनासक्त दार्शनिक भी। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। विरोधी पात्र भट्टारक, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी जैसे पात्र केवल क्रूर खलनायक नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और अंतः पश्चाताप का मनोवैज्ञानिक यथार्थ दिखाया गया है। नारी पात्र देवसेना और विजया स्त्रीमन के दो विपरीत ध्रुवों, उदात्त त्याग बनाम सामंती भोग, को साकार करती है। 3। कथनोपकथन या संवाद डायलॉग। नाटक के संवाद पात्रों की मानसिक स्थिति और नाटक के दार्शनिक धरातल के सर्वथा अनुकूल हैं। काव्यात्मकता और दार्शनिकता संवादों में भाषा अत्यंत प्रौढ़, संस्कृतनिष्ठ और वैचारिक है। स्वगत कथनों सोलिलक्वीज के माध्यम से पात्रों के अंतर्मन को उघाड़ा गया है। नाटकीयता युद्ध के दृश्यों और कूटनीतिक विमर्शों में संवाद संक्षिप्त, पैने और प्रखर है, जो दृश्य शिल्प को गति प्रदान करते हैं। ####4 देशकाल और वातावरण सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर। प्रसाद जी ने 5वीं शताब्दी के गुप्तकालीन भारत के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अत्यंत सजीव और प्रामाणिक पुनर्निर्माण किया है। सांस्कृतिक वैभव नाटक की पृष्ठभूमि में तत्कालीन भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, कलाप्रेम और धार्मिक विमर्श, बौद्ध, शैव, शाक्त मतों का टकराव पूरी गरिमा के साथ उपस्थित है। युगीन प्रासंगिकता गुप्तकाल के संकट के बहाने नाटककार ने वास्तव में 1928 के पराधीन भारत के वातावरण, राष्ट्रीय आंदोलन और आपसी फूट की विसंगतियों को प्रतिबिंबित किया है। 5. भाषा शैली लैंग्वेज एंड स्टाइल। इस नाटक की भाषा प्रसाद जी की विशिष्ट छायावादी और तत्सम प्रधान खड़ी बोली गद्य शैली है। काव्य छंदों की बहुलता नाटक में संगीतात्मकता का अद्भुत गुण है। देवसेना, मातृगुप्त और विजया के मुख से गाए गए गीत नाटक के वातावरण को भावुक और मर्मस्पर्शी बनाते हैं। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। शैली इसमें गंभीर वैचारिक गद्य के साथ साथ गीतों की तलता का अनूठा विन्यास दिखाई देता है। 6. उद्देश्य पर्पस। स्कंदगुप्त का मूल उद्देश्य केवल इतिहास का मनोरंजन प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि पराधीन भारत की सोई हुई जनता में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और प्रखर राष्ट्रीय चेतना का संचार करना है। वैयक्तिक सुखों को राष्ट्र की वेदी पर होम कर देने का संदेश देना ही इस नाटक का परम लक्ष्य है। 7. रंगमंचीयता और अभिनेता स्टेजिबिलिटी। रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त थोड़ा जटिल नाटक माना जाता है। चुनौतियां अंकों और दृश्यों की अत्यधिक संख्या, लंबे दार्शनिक स्वगत कथन, युद्ध और बाढ़ के दृश्य तथा तत्सम प्रधान दुरूह भाषा के कारण इसे मंच पर उतारना पारसी या साधारण थिएटर के लिए कठिन था। आधुनिक रंगमंच पर सफलता परंतु आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग, कुशल निर्देशन और सांकेतिक रंगमंच, सिंबॉलिक स्टेज के विकास के बाद स्कंदगुप्त के मंचन अत्यधिक सफल और अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं।
####8 रस योजना और अंत प्रसादान्वित। रस नाटक का अंगीरस, मुख्य रस, वीर रस है, जो युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर के उच्च धरातल को छूता है। करुण, श्रृंगार और अद्भुत रस इसके अंग, सहायक बनकर आते हैं। अंत यह नाटक पारंपरिक सुखांत या पाश्चात्य दुखांत के धर्रे पर न चलकर प्रसादान्वित, प्रसादात्मक अंत की रचना करता है। सब कुछ जीतकर भी स्कंदगुप्त का सत्ता छोड़ना और देवसेना का आत्मत्याग दर्शकों को अवसाद में नहीं डुबोता, बल्कि कश्मीरी शैव दर्शन के आनंदवाद और एक गहरी आत्मिक शांति, शांत रस पर ले जाकर छोड़ता है। प्रसाद ने नाटक के पारंपरिक तत्वों को आधुनिक जीवनबोध और दार्शनिक समरसता से जोड़कर हिंदी रंगमंच को एक नई प्रौढ़ता प्रदान की है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंतः नाटक के सभी शास्त्रीय और आधुनिक तत्वों की कसौटी पर स्कंदगुप्त एक अत्यंत सुगठित, वैचारिक और युगांतरकारी कृति है। इतिहास के आवरण में लिपटी इसकी चरित्र योजना, संगीतात्मकता, प्रखर राष्ट्रवाद और दार्शनिक गरिमा इसे हिंदी नाट्य साहित्य का एक सर्वकालिक महाकाव्यात्मक नाटक सिद्ध करती है। प्रश्न 107। स्कंदगुप्त नाटक की अभिनीयता, एक्टिबिलिटी एवं रंगमंचीयता, थिएट्रिकलिटी पर विचार कीजिए। साथ ही यह स्पष्ट कीजिए कि प्रसाद के नाटकों के मंचन में क्या क्या और क्यों समस्याएं आती हैं, तथा उनके संभावित समाधान सुझाइए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि से हिंदी नाट्य साहित्य का एक शिखर है, परंतु रंगमंच की कसौटी पर यह हमेशा से एक अत्यंत चर्चित और विवादास्पद नाटक रहा है। प्रसाद जी पर यह आरोप लगता रहा है कि उनके नाटक केवल पढ़ने के लिए पाठ्य हैं, खेलने के लिए अभिनय नहीं। अतः इस नाटक की अभिनीयता, इसके मंचन की समस्याओं और उनके आधुनिक समाधानों पर विचार करना प्रासंगिक है। भाग 1। स्कंदगुप्त की अभिनीयता एवं रंगमंचीयता। प्रसाद जी स्वयं एक प्रयोक्ता रंगकर्मी नहीं थे, परंतु उनकी चेतना में रंगमंच का एक विशिष्ट ढांचा अवश्य था। स्कंदगुप्त की रंगमंचीयता के दोनों पक्षों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। ####1 सकारात्मक रंगमंचीय तत्व। अभिनीयता के पक्ष में तीव्र नाट्य द्वंद्व नाटक में बाह्य युद्धों, हूणों के आक्रमण और आंतरिक षड्यंत्रों का जो अंतद्वंद्व है, वह रंगमंच पर एक गजब का तनाव, टेंशन और कौतूहल पैदा करता है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई स्कंदगुप्त, भट्टार्क और देवसेना जैसे चरित्रों के आंतरिक मानसिक संघर्ष अभिनेताओं को मंच पर आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनय का बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। संगीतात्मकता। नाटक के गीत, जैसे देवसेना का विदाई गीत, मंच पर एक भावपूर्ण और रसमय वातावरण निर्मित करते हैं, जो दर्शकों को रसानुभूति कराने में पूरी तरह सक्षम है। भाग 2। मंचन में आने वाली समस्याएं और उनके कारण। पारंपरिक पारसी थिएटर और साधारण मंचों पर प्रसाद के नाटकों के मंचन में कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती है। आलोचक लक्ष्मी नारायण मिश्र ने तो यहाँ तक कहा था कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। ####1 दृश्यों की अत्यधिक संख्या और विस्तीर्ण फलक। समस्या। स्कंदगुप्त 5 अंकों में विभाजित है, जिसके भीतर कुल 28 दृश्य हैं। क्यों दृश्य बड़ी तेजी से बदलते हैं, कभी राजमहल, कभी श्मशान, कभी क्षिप्रा नदी का तट, तो कभी युद्ध का मैदान। पारंपरिक पर्दे वाले रंगमंच पर इतनी जल्दी दृश्य बदलना, सेट डिजाइन बदलना, मंच की गति को पूरी तरह धीमा और उबाऊ कर देता है। 2. लंबे दार्शनिक संवाद और स्वगत कथन, सोलिलक्वीज। समस्या। पात्र बहुत लंबे दार्शनिक और वैचारिक भाषण देते हैं। क्यों नाटक की शुरुआत ही स्कंदगुप्त के एक बहुत लंबे स्वगत कथन, अधिकार सुख कितना मादक, से होती है। आधुनिक रंगमंच क्रियात्मकता, एक्शन पर चलता है। ऐसे में लंबे भाषणों के कारण मंच की गतिशीलता, पेस बाधित होती है और दर्शक ऊबने लगते हैं। ####3 भाषा की दुरूहता और तत्सम प्रधानता। समस्या। नाटक की भाषा अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ, व्याकरण सम्मत और क्लिष्ट खड़ी बोली है। क्यों अभिनेताओं के लिए ऐसे भारी भरकम दार्शनिक संवादों को स्वाभाविक संवाददायगी, डायलॉग डिलीवरी में ढालना बेहद कठिन होता है, और आम दर्शकों के लिए सीधे सुनकर उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। 4. अस्वाभाविक और जटिल दृश्य विधान। समस्या। ऐसे दृश्यों का आधिक्य जो मंच पर साक्षात दिखाना असंभव या अत्यधिक कठिन है। क्यों नदी के बांध का टूटना,
भीषण बाढ़ का आना, श्मशान में कापालिकों के तांत्रिक कृत्य और विशाल स्तर पर सेनाओं के युद्ध जैसे दृश्यों को यथार्थ रूप में मंच पर सजीव करना तकनीक और बजट दोनों की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती है। भाग 3, संभावित समाधान। आधुनिक रंगमंच के विकास, विशेषकर इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर और बी.वी. कारंत जैसे निर्देशकों के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रसाद के नाटकों को थोड़े सूझबूझ के साथ अत्यंत सफलतापूर्वक मंचित किया जा सकता है। इसके संभावित समाधान निम्नलिखित हैं। ####1 संपादन और काटछांट, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट। समाधान वर्तमान रंगमंचीय आवश्यकताओं को देखते हुए नाटक के मूल पाठ में बिना उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाए 30 से 40% की काटछांट की जानी चाहिए। लंबे लंबे दार्शनिक स्वगत कथनों और कुछ कम महत्वपूर्ण उपकथानकों या दृश्यों को हटाकर नाटक की अवधि को 2 से ढाई घंटे के भीतर समेटा जा सकता है। 2. सांकेतिक और अमूर्त रंगशिल्प, सिंबॉलिक सेट डिजाइन। समाधान यथार्थवादी भारी भरकम सेट के स्थान पर सांकेतिक रंगमंच, मिनिमलिस्ट सिंबॉलिक स्टेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुस्तरीय मंच, मल्टी लेवल स्टेज बनाकर एक ही समय में मंच के अलग अलग हिस्सों पर प्रकाश के माध्यम से दृश्य परिवर्तन को बिना पर्दा गिराए दिखाया जा सकता है। ####3 आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि प्रभाव, लाइट साउंड टेक्नोलॉजी। समाधान नदी का बांध टूटना, बाढ़ आना या युद्ध जैसे दृश्यों को साक्षात दिखाने के बजाय आधुनिक लाइटिंग, बैक प्रोजेक्शन, वीडियो मैपिंग और सघन ध्वनि प्रभावों, साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से मंच पर केवल उसका आभास या बिंब तैयार किया जाना चाहिए जो कि अधिक कलात्मक और प्रभावी होता है। 4. संवादों का सरलीकरण। समाधान अभिनेताओं के प्रशिक्षण के दौरान दुरूह तत्सम शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो कुछ अत्यधिक कठिन शब्दों के स्थान पर उनके अर्थ को स्पष्ट करने वाले थोड़े सरल और व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग निर्देशक की अनुमति से किया जा सकता है। प्रसाद के नाटक रंगमंच के अयोग्य नहीं है, बल्कि उनके लिए एक अधिक समृद्ध, बौद्धिक और तकनीकी रूप से उन्नत आधुनिक रंगमंच की आवश्यकता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त पारंपरिक या पारसी थिएटर के धर्रे पर खेलने के लिए कठिन अवश्य है, परंतु वह रंगमंच विरोधी कतई नहीं है। जहां शास्त्रीय रंगमंच इसके दृश्याधिक्य के सामने घुटने टेक देता है, वहीं आधुनिक प्रायोगिक रंगमंच अपनी तकनीकी और कलात्मक क्षमताओं के बल पर इसकी आंतरिक नाट्य ऊर्जा, अद्भुत चरित्र द्वंद्व और संगीतात्मकता को उभारकर इसे एक बेहद सफल, जीवंत और मर्मस्पर्शी मंचन में तब्दील कर देता है। प्रश्न 108। क्या नाटक के लिए मंचनीयता अनिवार्य है? निर्गत अर्थात मंच निष्पत्ति प्रस्तुति के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। उत्तर। भूमिका। नाटक साहित्य की एकमात्र ऐसी विधा है जो केवल श्रव्य, सुनने योग्य नहीं, बल्कि मुख्य रूप से दृश्य, देखने योग्य है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाटक को दृश्य काव्य कहा है। जब हम यह विचार करते हैं कि क्या नाटक के लिए मंचीयता अनिवार्य है, तो साहित्य और रंगमंच के अंतर संबंधों के साथ साथ निर्गत मंच निष्पत्ति परफॉर्मेंस का सैद्धांतिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग 1। नाटक के लिए मंचनीयता की अनिवार्यता। नाट्यलोचन के इतिहास में यह एक सनातन विमर्श रहा है कि नाटक का वास्तविक अस्तित्व उसकी पठनीयता रीडिंग में है या मंचनीयता परफॉर्मेंस में। व्यापक दृष्टिकोण से नाटक के लिए मंचीयता अनिवार्य और अकाट्य तत्व है। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख तर्क है। ####1 विधागत विशिष्टता, जॉनर आइडेंटिटी। उपन्यास, कहानी या कविता पाठक के एकांत की विधाएं हैं, जहां लेखक और पाठक के बीच सीधा मानसिक संबंध होता है। इसके विपरीत नाटक मूलतः एक सामूहिक और सामाजिक विधा है। जब तक कोई नाट्य आलेख मंच पर अभिनेताओं, प्रकाश, ध्वनि और दर्शकों के संपर्क में आकर जीवंत नहीं होता, तब तक वह केवल संवादों में लिखी गई कहानी मात्र रहता है, पूर्ण नाटक नहीं। 2. भरत मुनि का नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद, नाट्यवेद की रचना की। इस पंचम वेद का उद्देश्य ही प्रयोग, परफॉर्मेंस था। भरत मुनि के अनुसार नाट्य का मूल उद्देश्य केवल बौद्धिक विमर्श नहीं,
बल्कि रंगमंच पर रस की साक्षात निष्पत्ति करना है। #####3 अपवाद पाठ्य नाटक क्लोजेट ड्रामा। कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त तथा पाश्चात्य साहित्य में बायर्न और शेली के कुछ नाटकों का उदाहरण देकर कहते हैं कि जो नाटक मंच पर नहीं खेले जा सकते वे भी उत्कृष्ट नाटक है। इन्हें पाठ्य नाटक या क्लोजेट ड्रामा कहा जाता है। समीक्षा परंतु आधुनिक रंग निर्देशकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच विरोधी नहीं है, बल्कि उनके लिए उन्नत और बौद्धिक रंगशिल्प की आवश्यकता थी। आत्ममंचीयता की संभावना हर नाटक में अनिवार्य रूप से अंतर्निहित होती है। भाग 2 निर्गत मंच निष्पत्ति प्रस्तुति के विशेष संदर्भ में विवेचना। नाट्य सिद्धांत में निर्गत का सीधा अर्थ है लिखित आलेख टेक्स्ट का रंगमंचीय प्रस्तुति परफॉर्मेंस में रूपांतरित हो जाना। यह वह चरम बिंदु है जहाँ कवि की कल्पना भौतिक धरातल पर साकार होती है। निर्गत के संदर्भ में मंचीयता की अनिवार्यता को निम्नलिखित 4 स्तंभों 4 प्रकार के अभिनयों के माध्यम से समझा जा सकता है। ####1 आंगिक निर्गत फिजिकल परफॉर्मेंस। आलेख में केवल शब्द होते हैं, परंतु निर्गत के समय अभिनेता अपनी शारीरिक चेष्टाओं, आंखों के भावों और मुद्राओं, बॉडी लैंग्वेज से उन शब्दों को जीवन देता है। उदाहरण के लिए, भारत दुर्दशा में जब भारत अचेत होकर गिरता है, तो लिखित शब्द का वह आंगिक निर्गत ही दर्शकों के भीतर करुणा जगाता है। 2 वाचिक निर्गत वोकल परफॉर्मेंस। संवाद अदायगी डायलॉग डिलीवरी, स्वर का उतार चढ़ाव पिच इंटोनेशन और मौन पॉजेस का कुशल प्रयोग निर्गत को प्रभावी बनाता है। स्कंदगुप्त का यह कथन अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। जब मंच पर एक कुशल अभिनेता के कंठ से वाचिक निर्गत के रूप में फूटता है, तो उसका प्रभाव पुस्तक पढ़ने से कई गुना अधिक गहरा होता है। ####3 आहार्य निर्गत विजुअल कॉस्ट्यूम एंड सेट डिजाइन। इसके अंतर्गत वेशभूषा, रूप सज्जा, मेकअप, प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग और सेट डिजाइन आते हैं। निर्गत की प्रक्रिया में यह तत्व अमूर्त भावों को मूर्त रूप देता है, जैसे भारत दुर्दशा में अंधकार या मदिरा का विशिष्ट वेश पहनकर मंच पर आना आहार्य निर्गत की सफलता है, जो दृश्य शिल्प को सजीव करती है। 4 सात्विक निर्गत इमोशनल कैथारसिस। यह निर्गत का सबसे सूक्ष्म और आंतरिक रूप है। जब अभिनेता पात्र के सुख दुख के साथ पूरी तरह तादाद में इन्वॉल्वमेंट स्थापित कर लेता है, तो मंच पर वास्तविक आंसू, थरथराहट या स्वेद, पसीना प्रकट होता है। इसी सात्विक निर्गत से दर्शकों के भीतर रस निष्पत्ति विरेचन कैथारसिस होती है। आलेख टेक्स्ट नाटक का केवल आधा शरीर है। उसका पूर्ण और वास्तविक जन्म रंगमंच पर निर्गत प्रस्तुति के माध्यम से ही संभव होता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाटक के लिए मंचीयता मंचनीयता केवल एक बाहरी आभूषण नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्य आंतरिक शर्त और प्राण तत्व है। एक बिना खेला गया नाटक उस बीज की तरह है जो भूमि के भीतर ही रह गया। निर्गत या मंच प्रस्तुति ही वह महायज्ञ है जो लिखित शब्दों को दृश्य बिंबों, ध्वनियों और जीवित भावनाओं में बदलकर नाटक को उसकी चरम सार्थकता प्रदान करता है। प्रश्न 110 स्कंदगुप्त पर विभिन्न नाट्य शैलियों परंपराओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 शिल्प और संवेदना की दृष्टि से एक अत्यंत समृद्ध नाटक है। प्रसाद जी ने इस नाटक की रचना किसी एक संकीर्ण नाट्य पद्धति के तहत नहीं की, बल्कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नाट्यशास्त्र, पाश्चात्य, क्लासिक व शेक्सपियर युगीन नाट्य परंपरा, तत्कालीन लोक शैलियों और आधुनिक छायावादी चेतना का एक अत्यंत प्रौढ़ व रचनात्मक समन्वय किया है। 1. भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा, संस्कृत नाट्यशास्त्र का प्रभाव। स्कंदगुप्त की मूल संरचना पर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और संस्कृत नाटकों की गहरी छाप देखी जा सकती है। नाट्य रूप और विधा। यह नाटक विधागत रूप में नाट्य रासक और उपरूपक के तत्वों को समेटे हुए है, जहाँ कथानक के साथ साथ संगीत, नृत्य और भावों की तलता महत्वपूर्ण होती है। पात्रों का वर्गीकरण। नाटक का नायक स्कंदगुप्त संस्कृत नाट्यशास्त्र के धीरोदात्त नायक के मानदंडों को पूरा करता है, जो शौर्यवान,
गंभीर, क्षमाशील और आत्मसम्मान से युक्त है। इसी प्रकार अनंत देवी खलनायिका और मुद्गल विदूषक हास्यपात्र के पारंपरिक ढांचे के करीब हैं। मंगलाचरण और रंग संकेत नाटक में अंक और दृश्यों का विभाजन तथा पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान के समय दिए गए विस्तृत रंग निर्देश संस्कृत नाट्य परंपरा की याद दिलाते हैं। 2. पाश्चात्य नाट्य परंपरा वेस्टर्न शेक्सपियरियन ड्रामा का प्रभाव। प्रसाद जी ने केवल प्राचीन भारतीय प्रतिमानों को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्यशिल्प, विशेषकर शेक्सपियर के त्रासद ट्रैजिक सिद्धांतों को इसमें शामिल किया। आंतरिक द्वंद्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट संस्कृत नाटकों के विपरीत स्कंदगुप्त के पात्रों में गहरा मानसिक अंतर्द्वंद्व है। स्कंदगुप्त का पहला ही स्वगत कथन सोलिलक्वी पाश्चात्य शैली के ट्रैजिक हीरो की तरह उसके अंतर्मन के तनाव को प्रकट करता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक समझकर आलस्य में समय गंवाना ही तो अधिकार का फल है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। स्वगत कथनों सोलिलक्वीज की बहुलता पात्रों द्वारा मंच पर अकेले खड़े होकर अपने विचारों को जोर से बोलना पाश्चात्य नाट्यशिल्प की एक प्रमुख विशेषता है, जिसका प्रसाद जी ने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। दुखांत अंत का आभास ट्रैजिक अंडरटोन यद्यपि नाटक का अंत सर्वनाश पर नहीं होता, परंतु नायक नायिका स्कंदगुप्त देवसेना का न मिलना, विजय की आत्महत्या और नायक का एकाकीपन नाटक को पाश्चात्य त्रासदी ट्रेजिडी के बेहद करीब ले आता है। ####3 पारसी थिएटर और तत्कालीन लोक शैलियों का प्रभाव। 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में व्यावसायिक पारसी थिएटर भारत में अत्यधिक लोकप्रिय था। प्रसाद जी भले ही इसकी सतही व्यावसायिकता के विरोधी थे, परंतु इसके कुछ रंगमंचीय तत्वों से वे अछूते नहीं रह सके। दृश्यात्मक कौतूहल और चमत्कार, गुप्त सुरंगें, अचानक युद्ध का पासा पलट जाना, श्मशान में तांत्रिक क्रियाएं और नाटकीय ढंग से राजाओं का बंदी बनना ऐसे तत्व हैं जो पारसी थिएटर के कौतूहल और चमत्कार शिल्प से प्रभावित दिखाई देते हैं। गीतों का नाटकीय उपयोग नाटक में लावनी, कजरी, चैती और सूफी अंदाज की लोक धुनों पर आधारित गीतों का विन्यास है, जो दर्शकों को सीधे मंच से जोड़ने का काम करते हैं। ####4 स्वच्छंदतावादी रोमांटिक छायावादी जीवन दृष्टि का प्रभाव। चूंकि प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी आंदोलन के प्रवर्तक थे, इसलिए उनके नाटकों पर इस स्वच्छंदतावादी शैली का प्रभाव सबसे प्रखर है। भाषा का काव्यात्मक और दार्शनिक रूप नाटक के संवाद सीधे स्पाट गद्य न होकर बिंबात्मक, भावुक और तत्सम प्रधान काव्यात्मक गरिमा से युक्त है। विषाद और आनंदवाद का समन्वय बौद्ध दर्शन के क्षणभंगुरवाद दुहख्वाद से यात्रा प्रारंभ करके कश्मीरी शैव दर्शन के आनंदवाद समरसता पर पहुंचना इस शैली की अपनी विशिष्ट देन है। देवसेना का विदाई गीत इसी दार्शनिक भावभूमि को अभिव्यक्ति देता है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। विभिन्न शैलियों का तुलनात्मक विन्यास एट अ ग्लांस। नाट्य परंपरा शैली स्कंदगुप्त पर उसका मुख्य प्रभाव और तत्व। भारतीय शास्त्रीय धीरोदात्त नायक विदूषक की उपस्थिति, नाट्य रासक विधा, अंक विभाजन। पाश्चात्य वेस्टर्न चरित्रों का मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व, स्वगत कथन सोलिलक्वी, प्रसादान्वित त्रासदंत। पारसी व लोकशैली चमत्कारी दृश्य विधान, गुप्त सुरंगें, लोकधुनों पर आधारित संगीतात्मकता। छायावादी स्वच्छंदतावादी तत्सम प्रधान काव्यात्मक भाषा, देश प्रेम, दर्शन, आनंदवाद और नारी गरिमा। प्रसाद ने इन तमाम अंतर्विरोधी नाट्य परंपराओं को एक ऐसे जैविक ऑर्गेनिक रूप में ढाला है कि स्कंदगुप्त न तो पूरी तरह संस्कृत नाटक रहता है और नहीं पाश्चात्य, बल्कि वह आधुनिक हिंदी रंगमंच का अपना एक स्वतंत्र प्रतिमान बन जाता है। प्रसाद के नाटकों का वैचारिक धरातल डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष अंततः यह स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त की भव्य नाट्य संरचना कई समृद्ध परंपराओं के चौराहे पर खड़ी है। जयशंकर प्रसाद ने पूरब और पश्चिम, अतीत और वर्तमान तथा लोक और शास्त्र का ऐसा अनूठा सामंजस्य स्थापित किया है, जिसने इस नाटक को संकीर्ण मंचीय सीमाओं से मुक्त कर हिंदी नाट्य जगत में एक अमर दार्शनिक और कालजयी ऊंचाई प्रदान की है। प्रश्न 91 नाटक के तत्वों